ऑडियो वीडियो की बात कर रहे हैं, अगर ऑडियो वीडियो कंफर्म है तो फिर कुछ आंकड़ों की बात करें, कुछ आंकड़े। तो ये सेंसस में मिलता है। द पॉपुलेशन, द इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन इन इंडिया वी गेट फ्रॉम द सेंसस, जनगणना। तो जो लेटेस्ट आंकड़े हैं हमारे पास, अगर मैं मार्च 2024 की बात करूं, जो अभी का बात है, ये हमारे पास अनुमान है। आंकड़े तो हमारे पास है नहीं, आंकड़े हैं नहीं, आंकड़े क्यों नहीं उस पर भी बात करेंगे। तो ये अनुमान है, किसके पास? एक संस्था है वर्ल्ड पॉपुलेशन मीटर। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन मीटर जो है अपने अनुमान जारी करता है, जिसके हिसाब से हमारी जो भारत की जो जनसंख्या है, इंडिया पॉपुलेशन इज अराउंड 143.8 बिलियन। मार्च 2024 के अनुमान लिखते चले जाइए, सारी चीजों को पहले आंकड़े होंगे और आंकड़ों से जुड़ी हुई चीजों पर विचार भी करेंगे। तो आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज हम भारत की जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी पर बात कर रहे हैं। कुछ चीजें आपने मुझे कहा कि समाज शास्त्र में कुछ चीजें बताई जा चुकी हैं, मैं उसकी भी आप सबसे बात करूंगा, ठीक है। चलिए, तो भारत में 143.8 है, जो भारत को सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाता है। द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, इंग्लिश वालों के लिए मैं बोल भी रहा हूं तो उसको साथ साथ में लिखते रहिएगा कि भारत मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। चाइना की शायद 142 पॉइंट कुछ रह गई है। वी हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, मोस्ट पॉपुलस कंट्री। विश्व का लगभग 17.75% विश्व की आबादी भारत में रहती है। विश्व की आबादी भारत में रहती है, लगभग 17.75% विश्व की आबादी भारत में रहती है। वन इन एवरी सिक्स पर्सन्स, प्रत्येक 6 व्यक्तियों में एक भारतीय है। अब इसमें हमें गर्व होना चाहिए या चिंतित होना चाहिए, सोचने की बात है। इस पर भी चर्चा करेंगे कि ज्यादा आबादी चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। मनीष राज कह रहे हैं, सर ऐसा कैसे हो गया सर? 125 करोड़ था और है में अंतर है। हिंदी और अंग्रेजी में जानिए। एक है का मतलब वर्तमान है और ये भूतकाल है। किसी ने कहा सर 125 अरब हुआ करते थे, लेकिन अब 140 अरब का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। भारत सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन चुका है, ठीक है। सभी लोग क्लियर है? तो पहली बात तो ये हो गई कि इतनी बड़ी आबादी चाहिए नहीं चाहिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो आबादी है, इसी को यहीं पर लिख देता हूं। 1951 में भारत की अगर मैं आबादी की बात करूं तो हम लोग 361 मिलियन थे। 361 मिलियन से 3 पंजे 15, 5 ना हो तो 4 गुना तो हम बढ़ गए, 4 गुना वृद्धि। There has been a four-fold increase in the population in just around 75 years. In just around 75 years. सभी लोग ठीक है? तो ये जो है हमारी आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है और इसकी जो भी जानकारी अभी हम लेटेस्ट डेटा की अगर हम बात करें तो ये है हमारी जो मीडियन एज है, एक यंग पॉपुलेशन है इंडिया की। यंग पॉपुलेशन जो हमारी मीडियन एज जो हम एक औसत एज हम देखते हैं वो कुछ 28 वर्ष है, 28.2 वर्ष जो भारत की मीडियन एज है, वो ये लेटेस्ट डेटा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सभी लोग क्लियर हो गए? सभी लोग क्लियर? तो ये मीडियन एज हो गई हमारी 28.2 साल, 28.2 साल। 140, 1438, ठीक है। यहां पर हमारे पास डेटा है, जो डेटा अगर आप यहां से लिखना चाहते हैं, यहां से भी हमारे पास जो डेटा है 1.42, ये हमारे सेंसस में था 1.02, ये 1.43 बिलियन, ये मिलियन में आ रहा है। किसी ने कहा सर मिलियन और बिलियन कंफ्यूज कर रहा है, तो 1.43 अरब लिख देता हूं, चलेगा? 1.43 अरब, अरब 1.43 अरब बिलियन। 361 मिलियन जिनको इसमें दिक्कत है, 361 मिलियन, इसको आप ऐसा कर सकते हैं, ये हुई 36 करोड़, 36.1 करोड़, 36.1 करोड़ से 1.43 अरब हो गई है। इसको आप 143 करोड़ भी कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश 1.43 बिलियन, 1.43 बिलियन। सब बिलियन मिलियन से बड़ा है तो कर दिया बिलियन, अरब, करोड़, मिलियन। क्लियर? क्लियर हो गया? मीडियन एक तरह का औसत होता है। कोई पूछ रहा है सर मीडियन क्या होता है? एक तरह का औसत होता है। औसत निकालने के लिए 3 तरीके होते हैं। आपने मीन, मोड, मीडियन सुना होगा। तो मीडियन एज की बात मतलब एक औसत मान लीजिए, एक औसत जो हमने ली है, जिस संख्या के सबसे ज्यादा आयु वाले लोग जो है ये 28.2 है। क्लियर हो गया? डन। और कुछ लोग जो यहाँ पे शरारत कर रहे हैं, बेकार में यार वो ब्लॉक हो जाता है, आगे के लिए सारे अवसर बंद हो जाते हैं, क्या फायदा होगा? ठीक है। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर ये यंग पॉपुलेशन का क्या मतलब है? तो अगर आप ये नहीं जानते यंग मतलब युवा और पॉपुलेशन का मतलब आबादी, तो ये परीक्षा पार करनी मुश्किल हो जाएगी भाई, है ना? तो ये आंकड़े। अब मुझे बताइए कि पता कैसे चलता है इतने सारे आंकड़े? ये तो आपने आंकड़े लिख लिए, ये तो आपने सारे आंकड़े लिख लिए, ये पता कैसे चलता है? ये गणना करता कौन है? जल्दी से बताइए, ये गणना करता कौन है? जल्दी से बताएंगे सभी छात्र, ये गणना करता कौन है? कोई संस्था जो ये करती हो? बेटा जहां भी इंग्लिश लिखा होगा तो क्या एकदम हथियार डाल दोगे? औसत आयु 28 वर्ष। अगर हिंदी को इंग्लिश में ना लिखें तो नहीं समझेंगे, इंग्लिश को हिंदी में नहीं लिखेंगे तो नहीं समझेंगे। सर ये एनएसओ करता है, किसी ने कहा सर ये एनएसओ करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसओ, सेंट्रल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, केंद्र सरकार। कौन करता है ये?
कौन गिनती करता है सर? एनएसओ करता है सर, केंद्र सरकार करता है सर, यूएनडीपी करता है सर, यूएनडीपी करता है सर, गृह मंत्रालय करता है सर। चलिए, तो आप सभी को बताना चाहता हूं कि एक विशेष एक्सरसाइज है जनगणना। जनगणना एक विशेष आयोग, जनगणना एक विशेष एक्सरसाइज है, विशेष प्रक्रिया है। इसको कोई भी संस्था ऐसे ही नहीं कर सकती हो। जब आपके पास देश की सबसे बड़ी आबादी हो, जब आपके पास सबसे बड़ी आबादी हो तो आप इन सबसे काम नहीं चला सकते। ये नहीं करते हैं। यूएनडीपी हमारा क्यों करेगा? भारत सरकार करेगी ना। तो भारत सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार ने एक विशेष संस्था बनाई है भारत का। ध्यान रखिए, यहाँ पर लिख लीजिए, कोई भी नेशनल सैंपल सर्वे नहीं करता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नहीं करता, बहुत विशेष है। तो यहाँ पर हमारे पास भारत के महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, ठीक है, अंग्रेजी में भी लिख रहा हूं, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। विशेष ऑफिस है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का जो कार्यालय है, ये कार्यालय किसके अधीन आता है? ये हमारे गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो पहला तो ये समझिए कि सेंसस कोई भी नहीं कर सकता। सेंसस एक विशेष एक्सरसाइज है, आसान एक्सरसाइज नहीं है। उसको भी मैं क्यों डिफिकल्ट कह रहा हूं तो वो भी बताना चाहूंगा। और इसको करने के लिए एक स्पेशल हमारे पास ऑफिस होता है, ठीक है, एक स्पेशल ऑफिस होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये शब्द अगर सेंसस आता है, सेंसस ये एक विशेष शब्द है, जनगणना। सेंसस केवल ऐसे ही गिनती नहीं होती है, केवल ऐसे ही गिनती नहीं होती है। ये लंबी अवधि से हमारे यहाँ एक्सरसाइज चलती आ रही है। फर्स्ट सेंसस कब हुआ? फर्स्ट सेंसस, ये आपको इतिहास में पढ़ाया होगा। आपने कहा कि सर समाजशास्त्र में भी हमने कुछ किया है। कब हुआ? सेंसस के बारे में आज पूरा समझेंगे, कैसे हमारे यहाँ आबादी की गणना होती है, जनसंख्या की गणना कैसे होती है, कहाँ होती है, उस पर हम बात करें। तो सबसे पहला सेंसस भारत में कब हुआ? 2 तारीखें हैं मेरे पास। 1872 अंग्रेजी हुकूमत के समय से ही शुरू हुआ। 1872, 1881। ये है, बी ये है। इस समय जो हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लॉर्ड मेयो हुआ करते थे, लॉर्ड मेयो। लेकिन ये जो ये वाला 81 वाला है, यहाँ पर लॉर्ड रिपन हुआ करते थे। तो जल्दी से बताइए मुझे कि कौन सा वाला सबसे पहला है? तो कुछ लोगों ने खेला शुरू किया है। 1851, 52, 53, 54, 55 सब लिख रहे हैं, वो खेल बंद करें। ये हमारा फर्स्ट सेंसस था, ये हमारा फर्स्ट सेंसस था, ठीक है। लेकिन ये सेंसस गलत था, ये सेंसस गलत था, ये नॉन सिंक्रोनस था, नॉन सिंक्रोनस। ये भी बताऊंगा क्या होता है। ये हमारा फर्स्ट सेंसस सिंक्रोनस, ठीक है। इन दोनों में अंतर बताऊंगा। तो गिनती कहां से शुरू होती है? शुरू होती है 1881 से। 1881 इज कंसिडर्ड एज द मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न सेंसस इन इंडिया। भारत में जब सेंसस होने शुरू हुए हैं, ये सेंसस 1881 से हुए। उसके बाद ये एक दशकीय गणना है। दिस इज अ डेकेडल एन्यूमरेशन। हर 10 साल बाद ये गिनती की जाती है। हर 10 साल बाद क्या होती है? गिनती की जाती है। मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न सेंसस यहाँ पर है, ठीक है। तो किताबों में 72 भी लिखा है, 81 भी लिखा है। इनका अंतर बता रहा हूँ। अंतर अगर कोई जानता है तो बता दीजिए जल्दी से, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। हर 10 साल पे पुरुषोत्तम पूजा से पॉपुलेशन 143 बिलियन होगा, 143 करोड़ होगा। तो पुरुषोत्तम शायद आपका लेट चल रहा है ट्रांसमिशन, यहाँ पर करोड़ अरब सब में लिख दिया। 1.43 बिलियन, 1.43 अरब, 143 करोड़, करोड़ और हो गया। हाँ जी सर, 1872 में कुछ छूट गया था, ठीक है, 1872 में कुछ छूट गया था। सभी कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, मजाक ना बनाए, किसी हिंदी में लिखे अंग्रेजी में लिखे, खेल बंद करिए। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। तो ये वाला खेल बंद कर दीजिए कि कौन सा किस में लिखना है। उसमें हंसी मत। जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो, अब ये आपको लॉर्ड मेयो करना है, तो इसमें हमारा कोर्स बहुत धीरे हो जाता है, फिर क्लास आगे नहीं बढ़ती है। चलिए तो काम की चीज देखते हैं कि 1872 में गड़बड़ क्या हुई। 1872 का जो ये सेंसस हुआ, ये 8 वर्ष में पूरा किया गया। कितने समय में? वर्ष में पूरा किया गया, 8 वर्ष में पूरा किया गया, ठीक है। सर 1872 वाला भारत के कुछ क्षेत्र में हुआ, बंगाल और ढाका में। बिल्कुल गलत है। देखिए भारत, आप सुन लीजिए सभी लोग, जो भी जानते हैं आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर बच्चों की गिनती नहीं हुई वाला मजाक मत करिए, बात सुनिए सभी लोग हिंदी इंग्लिश का खेल करना बंद कर दीजिए, क्लास पे फोकस करिए, ठीक है। तो पहली बात मुझे एक बात बताइए, आपके घर में लोग गिनने कितना समय लगेगा? सभी लोग अब टाइप करना बंद कर दें, क्लास में ध्यान दें। अगर आपके घर में लोग गिनने हैं तो कितना समय लगेगा? सर 1 मिनट में गिने जाएंगे, 5 सदस्य, 7 सदस्य, 10 सदस्य। चलिए, आपके मोहल्ले में लोगों की गिनती करनी है तो कितना समय लगेगा? सर मोहल्ले में गिनती करनी है तो मेरे मोहल्ले में सर अगर मैं जाके गिन रहा हूँ सर 1 घंटे में सब लोगों को गिन दूंगा, गिन देंगे, ठीक है। आपके गांव में गिनती करनी है, आपके गांव के लोगों की गिनती करनी है और मैं आपको 10 लोग दे रहा हूँ, कितना समय लगेगा? पूरे गांव की गिनती जितने भी लोग हैं सर, 10 लोग जाएंगे, अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, तो प्रॉब्लली 1 घंटे में हो जाए। 1 घंटे में हो जाएगा पूरे गांव? नहीं सर, 1 नहीं, 5 घंटे लगता है। चलिए 5 घंटे में हो जाएगा पूरे गांव की, ठीक है। अब सोचिए, आपके पूरे जिले की गिनती करनी है, पूरे जिले की गिनती करनी है और आपके पास 50 लोग हैं। 50 लोग पूरे जिले की गिनती करेंगे तो कितना समय लगेगा? पूरे जिले की गिनती करनी है। 50 लोगों को छोड़ा है कि जाओ आप गिनती करके आओ पूरे जिले की। सर उसमें 1 सप्ताह लग सकता है, 1 सप्ताह लग सकता है, पूरा जिला कहते हैं। अब हम लेते हैं उत्तर प्रदेश जिसमें लगभग 200 मिलियन आबादी है उत्तर प्रदेश की। सोच के देखिएगा, 2 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की। 2 करोड़ की आबादी के लिए मैं आपको 200 लोग दे रहा हूँ। 200 लोगों को कहा कि जाकर गिनिए, ठीक है। कितना समय लगेगा? उत्तर प्रदेश को कहते हैं 200 लोग उत्तर प्रदेश को गिनना है। सोच के देखिएगा, लंबा समय लगेगा कि नहीं? 1 महीना, 2 महीना सर, 1-2 महीने लग जाएंगे। पूरा उत्तर प्रदेश में हर एक व्यक्ति को जाकर गिनना है, उनसे बात करनी है, फॉर्म भरवाना है, उनकी जनगणना के बारे में। पूरे भारत को गिनना है, पूरे भारत के लोगों को जाकर गिनना है। कितना समय लगेगा?
सोच के देखिए, पूरे भारत में मैंने आपको 1000 लोग दे दिए, सरकार ने चलो 10,000 लोग दे दिए, 10,000 लोग जाकर 140 करोड़ लोगों से मिलेंगे, लिखेंगे, कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? यहां लगा था 8 साल, 8 साल। ठीक है, एक बात बताइए बच्चों, एक बात बताइए मुझे, सर 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, अब एक बात बताइए मुझे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं। यूपीएससी ने हाल ही में एक बदलाव लाया अपने फॉर्म भरने में कि फोटो जो आप लगाएंगे वो अभी की होनी चाहिए, वरना बच्चे क्या करते थे, अगर उनके 4 अटेम्प्ट हैं तो चारों अटेम्प्ट में वही फोटो जो पहली बार था। तो पुरानी फोटो लगाने में कोई दिक्कत, पुरानी फोटो लगाने में कोई दिक्कत, यूपीएससी ने कहा नई फोटो लगाओ, नंबर 1। ठीक है, और दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक 2020 का मैच हो रहा है, 2020 का मैच हो रहा है और आपने पहला ओवर देखा और उसके बाद अगले 1.5 घंटे तक आप काम में थे, तो पहले ओवर से क्या आपको अंदाजा आ जाएगा कि 2020 में क्या हुआ होगा? सब बिगड़ जाएगा कि नहीं? तेजी से करना है, तेजी से करना है, समझ में आया? तेजी से करना है। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, अगर आपको भारत की गिनती करनी है, भारत की आबादी की गिनती करनी है और आपने 2 साल ले लिए, तो मैं आपको बता दूं भारतीय लोग जनसंख्या के मामले में 2020 का मैच खेल रहे हैं। चौके चक्कों में ही बात हो रही है। 2 साल में तो आपकी जनगणना गलत हो जाएगी कि नहीं? सोच के देखिए, सोच के देखिए, 2 साल में जनगणना गलत हो जाएगी। इस जनगणना को गिनने में कितना समय लिया इन्होंने? 8 साल। आप सोच के देखिए, 8 साल। जनगणना का मतलब कि उस समय की आपकी जनसंख्या की एक फोटो, इस देश में कितने लोग रहते हैं। अगर आपने 6 साल दे दिए तो यूपी और बिहार तो नए नए राज्य पैदा कर देंगे, समझ रहे? तो जितने भी लोग सब बच्चे रह गए थे, डाटा रह गया था, ये रह गया था। ये तकनीकी शब्द है, नॉन सिंक्रोनस का मतलब समय आधारित नहीं था, समय आधारित, समय मर्यादित नहीं था। तो ये गलत है, ये गलत तरीका है, गलत तरीका है। तो सही तरीका कब हुआ? 1881 में हमने एक समय सीमा दी कि सब लोग फैल जाओ, सब लोग फैल जाओ और जाके करें। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा 2011 लास्ट सेंसस हमारा हुआ, अंतिम जो हुआ वो बच्चों 2011 में हुआ। ये सेंसस 2011 में हुआ। मैं आपको इसका समय भी बताना चाहता हूं। ये जो जनगणना हुई, ये जो जनगणना हुई फरवरी 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 में खत्म हो गई। 9 से 28 जल्दी बताइए कितना समय हुआ? इतना समय हुआ 2 हफ्ते। 2 हफ्ते में कर दिया कि नहीं कर दिया? 2 हफ्ते जल्दी घटाइए तो इसमें कितने हो गए? 18-19 दिन। पूरे देश को पूरे देश को। अभी बताइए संभव कैसे? ये संभव कैसे? फिर से बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई? 8 साल। 8 साल में सब बिगड़ गया। उसके बाद हमने कब शुरू किया? सिंक्रोनस सेंसस 1881 में शुरू किया। ये संभव कैसे हुआ? सिखा रहा हूँ, सब चीजें ध्यान दीजिएगा। जनगणना 2 चरण में होती है। लिखिए, जनगणना 2 चरण में होती है। हैपेंस इन 2 फेजेस। ठीक है, जनगणना जब भी होगी 2 फेजेस में होगा। फेज 1 जो पहला चरण होता है, इसको हम कहते हैं मकान सूचीकरण। मकान सूचीकरण। इसमें आप लोगों से जाकर बात नहीं करते हैं। ये हाउस होल्ड लिस्टिंग एंड हाउसिंग, इसको बोलते हैं हाउस होल्ड लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस। इसमें किसी से बात नहीं करेंगे। ये जाकर पहले घर दिखेंगे, घर जाकर लिख लेंगे, घर जाकर गिनेंगे घर कितने। इस मोहल्ले में 12 घर, सूची बनाया, काम खत्म। इस मोहल्ले में 15 घर, इस मोहल्ले में 25 घर, सूची बनाई, काम खत्म। किसी से कोई बात नहीं करेंगे। इसमें पूरा 1 साल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सूची बना। असली सेंसस फेज 2 होता है, दूसरा चरण। फेज 2 दूसरा चरण, ये असली होता है। यहाँ पे असल कार्य होगा। सर असल कार्य क्या होता है इसमें? इसको कहते हैं बच्चों जनसंख्या गणना। जनसंख्या गणना ये भी बताता हूँ आपको कैसे होती है। इसको कहा जाता है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फेज। पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फेज ये सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा। 2 से 3 हफ्ते में खत्म। 2 से 3 हफ्ते, 2 से 3 सप्ताह में काम खत्म हो जाएगा। इसमें 2 to 3 वीक्स। इसमें क्या किया जाता है? इसमें बच्चों किया जाता है परिवार अनुसूची तैयार की जाती है। परिवार अनुसूची। तो यहाँ पर एक क्वेश्चनेयर होगा, क्वेश्चनेयर होगा। और अभी आप लोगों के पास भी आने वाला है, आप लोगों के पास भी आने वाला है 2024 में। तो ये बताता हूँ यहाँ पर क्या होगा। एक व्यक्ति महिला पुरुष कोई भी हो सकता है। जनगणना के जो भी कार्यालय से जो भी लोग नियुक्त होंगे वो लोग आएंगे, आपके घर में जाएंगे। पहला काम पूछेंगे कि आपका नाम, आपके परिवार के अध्यक्ष का नाम क्या है? परिवार के अध्यक्ष का नाम, आपके परिवार में कितने लोग हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द हेड ऑफ योर फैमिली? हाउ मेनी पीपल आर देयर? उनकी आयु क्या है? उनका लिंग क्या है? आप लोगों का धर्म क्या है? आप बोलते कौन सी भाषा बोलते हैं? व्हाट इज योर लैंग्वेज? व्हाट इज योर रिलीजन? व्हाट इज योर इकोनॉमिक स्टेटस भी पूछते हैं। और अब तो जाति आधारित जो है जनगणना भी है, तो हम उनमें जाति भी पूछ सकते हैं। समझ में आया? ये क्वेश्चनर होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, इस क्वेश्चनर में पूछने से पहले ये भी पूछेंगे वो, एक बात बताइए कि क्या आपकी कहीं और पर जनगणना तो नहीं हुई? क्यों? क्योंकि 15 दिन में भी आप जानते लोग हवाई यात्रा करके किसी और राज्य से किसी और राज्य आ सकते हैं। मान लीजिए कोई दिल्ली में काम करता है बिहार के, और जनगणना जब हुई तब दिल्ली में उनकी गणना हो गया, वो बिहार पहुंच गए वापस छुट्टी मनाने के लिए, बिहार छुट्टी हो गई मेरे, अब वो वापस बिहार में फिर से गणना होगी। तो डबल ना हो, पहले ही पूछ लिया जाता है आप कहां पर हैं। और इसमें बहुत तेजी से गणना होगी। समझ में आया? सभी लोगों को क्लियर समझ में आ गया? तो ये कैसे बहुत तेजी से की जा सकती है? 2 से 3 सप्ताह में ये खत्म हो सकता है, क्योंकि ये होमवर्क है। इससे पहले ही जितने भी लोगों को टीम को दिया जाएगा, देखो इस मोहल्ले में 11 घर हैं, 11 घरों में जाकर आपको सवाल पूछना है, तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। कास्ट बेस्ड सेंसस की कुछ लोग बात कर रहे हैं, जब बिहार में कास्ट सेंसस में ऐसा ही हुआ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं पूरा का पूरा ये राज्य सरकार करा रही है। ऐसे बहुत सारे सर्वे हुआ करते हैं, ऐसे बहुत सारे सर्वे हुआ करते हैं बच्चों। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ, ये सारे सर्वे होते हैं। लेकिन जो देश का पूरा जनगणना है, आसान काम नहीं है, लंबा काम, चुनौतीपूर्ण काम। और ऐसा कि हमने बहुत से दूसरे देशों के लिए भी, हमारे रजिस्ट्रार जनरल ने, हमने वहां पर भी जनगणना की। सर काफी लोग लगते होंगे, फिर तो बिल्कुल बहुत बड़ी टीम लगती है, आप आसान चीजें ना समझें। तो इसलिए बता रहा हूं कि भारत में जनगणना एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, हर देश में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, लंबा टाइम लगता है। ठीक है सर, गवर्नमेंट टीचर लगते हैं सुभाष कुमार देखिए आपकी जान में कोई सरकारी टीचर हो सकता है। आपको नहीं लगता कि सरकारी कर्मचारियों में सब लोगों को अलग अलग दिया जाएगा? ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी लगते हैं, सभी लोग करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ गए। अब ये सवाल पूछे सर जाति आधारित जनगणना सही है गलत है? तो फिर मैं पहले यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, ये समझ में आया या नहीं आया? 2 चरणों में होगी, पहले मामला सुन लो, बटेती बाद में। सब लोगों को हवा हवाई होना होता है, ये किसी को नहीं पता था, जनगणना किसी से भी करवा लेते। कोई तो ये भी लिख रहा था गृह मंत्री जाकर जनगणना कर रहे हैं। ठीक है, तो
ये आप लोगों से अब होने वाला है 2024 में। अभी तक तो बहुत अच्छा था, भारत का एक बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। इसमें मैं लिख देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो हमारा अंतिम सेंसस था 2011 का जो सेंसस था, 2011 का जो सेंसस था वो हमारा 15th सेंसस ऑफ इंडिया, 15वां सेंसस था। कब से? 1881 से, ठीक है। और यही हमारा 7th नेशनल सेंसस भी था आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद का 7वां, ठीक है। प्रश्न आता है तो ये करना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सेंसस होता है ये हमारी सेंसस एक्ट 1948, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होता है, ठीक है। अभी तक ये निर्बाध चला, अभी तक इंडिया का ये सब कुछ निर्बाध चलता रहा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, भारत ने केवल अपना ही नहीं किया, बहुतों का और किया, लेकिन 2021 में जो होना था ये नहीं हो पाया। यहां पर पहली बार हमने डिले किया। क्या कारण? कारण था कोविड, ठीक है। कारण क्या था? कोविड। सवाल आता है कि कोविड की वजह से हमने 2021 में नहीं किया तो इसका कोई नुकसान है क्या? कोविड था, कोविड की वजह से नहीं किया, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोविड के दौरान या लगभग हर देश इस समय करता है, कोविड के मामले में यूएसए ने अपना सेंसस किया, यूएसए ने नहीं रोका। तो अब आपका सवाल आएगा, सर वो तो विकसित देश है, चाइना ने भी किया, भारत ने नहीं किया। 21 में नहीं हुआ तो 22 में हो जाता, 22 में भी नहीं हुआ, 23 में भी नहीं हुआ। अब जब चुनाव हो जाएंगे इसके बाद होगा, अब जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा। ये पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने ये सेंसस नहीं किया। अब मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि सेंसस करवाने का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। जल्दी बताइए, किसी ने कहा सर ये कास्ट का सेंसस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा बोला, मुझे नहीं पता। आप बताइए, क्या हमारे पास जाति आधारित आरक्षण है या नहीं है? क्या हमारे देश में जाति आधारित आरक्षण है या नहीं है? क्या हमारे देश में महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत सी योजनाएं हैं या नहीं है? क्या हमारे पास बहुत सी योजनाएं बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, महिलाओं के लिए योजनाएं हैं या नहीं है? तो जो हमारा टारगेट ग्रुप है उसके बारे में आंकड़े होना सही बात है या गलत बात है? आपको सोच के देखिए। आरक्षण मिलेगा, बहुत सारे हम गरीबी रेखा का निर्णय लेते हैं, हम अब तो हमने ईडब्ल्यूएस भी किया, आर्थिक रूप से जो बैकवर्ड है वो भी किया, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, सबके लिए योजनाएं चल रही हैं। एक बात बताइए मुझे, योजना किस तरह से बनेगी जब आपके जो लाभार्थी हैं, when the people who are the beneficiaries, उनका डेटा ही नहीं। अगर डेटा ही नहीं है, आप सोचिए तो सही, कौन से डेटा पे चल रहा है? 2011 का डेटा और 2024 में बात करो, खासकर इंडियंस जो बैटिंग इतनी तगड़ी कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने जातिगत सेंसस शुरू किया। उनका उद्देश्य था कि भारतीय लोगों में एकजुटता ना हो पाए। ब्रिटिशर्स डिड नॉट वांट यूनिटी इन इंडिया, तो उन्होंने जातियों के आधार पर सेंसस करवाया और जातियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। वो ब्रिटिश काल था। आपको लगता है कि आज अगर हम ये काम करते हैं, अगर हम जाति आधारित अपनी जनगणना करते हैं, तो क्या हम देश को बांटना चाहते हैं? अरे जब जाति एक आधार बनाया गया है, जिसमें हमने देखा कि जिसकी वजह से आरक्षण मिलेगा, जिसको हमने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया, डेटा तो होना चाहिए कि नहीं? और क्या सिर्फ जाति डेटा देता है? सेंसस क्या डेटा देता है? लिंग बताएगा तो आपके पास जेंडर आ गई, आयु बताएगा, एज भी बताएगा, एज और जेंडर बड़ी चीज है कि नहीं? जाति, कास्ट, उसके बाद भाषा, लैंग्वेज, आपकी आर्थिक आय जो आप घोषणा करना चाहते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस। अब ये चीज अगर देश के बारे में पता होगी तो इसमें दिक्कत क्या है? है ना? अब सोनू लिख रहे हैं सर डिवीजन बढ़ेगा। अब एक बात बताइए, जाति के आधार पर आरक्षण है या नहीं है? आरक्षण है। अब एक जाति, अब हमने देखा कि वो जाति की जब हम बात करें तो उसकी एक संख्या हो जाएगी और उसका हमें आर्थिक स्थिति भी पता चलेगी, बहुत सारी और भी चीजें पता चलेंगी। तो क्या उसको और भी ज्यादा आरक्षण में रखना है, आरक्षण के लाभार्थी को डिसाइड करना है, नहीं करना है? तो क्या आंकड़े जरूरी है या नहीं है? सोच के देखिए, धर्म पे हमारे पास आंकड़े आएंगे। आपके पास खबर आ रही है कि ये धर्म बढ़ रहा है, वो धर्म बढ़ रहा है, ये आंकड़े आने दो ना, आंकड़े आने दो। अच्छा एक बात बताइए मुझे, हमारी कुल जनसंख्या, उसका हमें प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करना है। और इतनी बड़ी आबादी होगी तो क्या आबादी को कुछ नियंत्रण भी करना है? नियंत्रण करना है कि नहीं करना? आबादी का कुछ नियंत्रण करना है। तो अगर हमें प्रबंधन करना है, आंकड़े नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? सर लेकिन पॉलिटिशियन इसका गलत उपयोग करेंगे, राजनीतिक के जो है जाति आधारित आंकड़ों का गलत उपयोग करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, क्या जाति और धर्म आधारित अभी नहीं हो रहा है? क्या इस सेंसस से ज्यादा हो जाएगा? सर वोट बैंक पॉलिटिक्स अभी नहीं हो रही है, कोई कह रहा वोट बैंक पॉलिसी, क्या अभी धर्म की बात नहीं होती है? क्या अभी जाति की बात नहीं होती? अभी जो चुनाव लड़े जाएंगे वो धर्म और जाति में नहीं लड़े जाएंगे? कहाँ राम राज्य में रह रहे हैं आप? कहाँ पर हैं आप? क्या भारत में धर्म और जाति के आधार पर जो वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, क्यों नहीं होगा? सर जातिगत विवाद सर जाएंगे कैसे? समाजशास्त्र की क्लास, भूगोल की क्लास नहीं। मुझे एक बात बताइए, आप सीधी सी बात बताइए कि क्या धर्म और जाति पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है कि नहीं होती? आपको रेड्डी बंधु याद है, जो लोग मेरे साथ विश्व भूगोल में थे? रेड्डी बंधु कर्नाटक में, हमने बार-बार किया उस पर मिला रही, अभी फिर से उन्होंने पार्टी बदली, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। रेड्डी बंधु के केस है, सीबीआई है, सब कुछ है। आप सोचिए, हमारा ही हुआ था, निकल गया है, पैसा वहां जा चुका है। तो धन जाति और धर्म, क्या ये नहीं है? अगर नहीं है तो भाई फिर आप एनआरआई है, फिर आपको भारत नहीं पता है। अब मैं कह रहा हूं जब ये सच्चाई है तो भाई आंकड़े तो आने दो। आंकड़ों के हिसाब से भाई राजनीति के अपना लाभ वैसे क्यों उठा रहा है? वो तो वैसे क्यों उठा रहा है जो सच में उसके लाभार्थी है उन तक तो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? अभी आपने देखा गली तो मिली टिकट जो है रेड्डी बंधु को। सब भाषा के नाम पे भी राजनीति होती है, बिल्कुल होती है, भाषा के नाम पे भी होती है। और हमने तो कहा अब तो उत्तर और दक्षिण में भी एक डिवाइड सा दिखाई देता है।
होता है कि नहीं होता है? कोई कह रहा है उन पे 8 सीबीआई के केस है नहीं, थे अब तो चुनाव में आ गए ना, केस आते जाते रहते हैं। तो मुझे एक बात बताइए बच्चों, आप लोग तो कल के प्रशासक बनना चाहते हैं, कल आप अगर डीएम होंगे, आप आंकड़ों पर जाएंगे, आंकड़ों के आधार पर अपनी पॉलिसी बनाना चाहेंगे, नेता को जो पॉलिसी देंगे आंकड़ों के आधार पर देना चाहेंगे, अपनी धर्म या जाति के आधार पर। कोई कैसा रेडी बंदों को इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता बच्चे। सर होना चाहिए, विविधता का पता चलेगा उस हिसाब से सबकी। विविधता तो भारत में इतनी है, विविधता की कोई वो नहीं। आप कुछ सोचिए, एक बात बताइए ना बच्चों, यूपीएससी का पेपर आने वाला है, यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर आने वाला है। अगर कोई आपको वर्गीकरण करके बताता है कि भाई इतने हिस्ट्री में आएंगे, इतने पॉलिटी में आते हैं सामान्यतः, इतने इकोनॉमिक्स में आते हैं, इतने ज्योग्राफी में आते हैं, इतने एनवायरमेंट में आते हैं, तो ये आपके काम की चीज है, ये आपको बांट देगी। क्या ये बांट देगी? आप सोचिए, आप कह रहे हैं अरे इसमें तो लड़ाई हो जाएगी, इसमें हिस्ट्री ऑप्शनल वाले स्टूडेंट इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वालों का माथा फोड़ देंगे और पॉलिटिकल वाले ज्योग्राफी से बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे भाई, क्यों बढ़ जाएंगे बताइए? तो ये वाला जैसे किसी ने कहा ना, जैसे मैंने सेंसस पढ़ाना शुरू किया, सर आप बताइए सर जाति आधारित होना चाहिए। भाई आंकड़े हैं यार, आंकड़ों को आने देना है जो भी है। उस पर अगर कोई राजनीति करता है, आप एक बात बताइए, आप और मैं अगर हम अपने नेता को शर्मिंदा करें जो वो भ्रष्टाचार कर रहा है, या कोई नेता जाति आधारित हो रहा है, या कोई नेता धर्म आधारित हो रहा है, या कोई नेता ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में ला रहा है जिन्होंने देश बेचा हो, तो वो हम और आप तो शर्मिंदा करेंगे। आप इसमें चिंता में है कि भैया हम जो है वहां पर आंकड़े आ जाएंगे, जाति आपस में भिड़ जाएंगी, वो हमें भिड़वा देंगे। आप सोचिए, वो हमें भिड़वा देंगे और हम भिड़ जाएंगे, तो ये तो अंग्रेज भी करके चले गए। आपको लगता है आज भी हमें धर्म जाति पे भिड़वा दिया जाए और हम कर चले जाएंगे, तो हम तो मूर्ख ही हुए। फिर हम कैसे अपने को जो है स्वायत्त मान लें? वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्फ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो फिर काहे वी द पीपल ऑफ इंडिया अगर हमें ये भी दिखाई नहीं दे रहा है? तो आंकड़ों की बात, आंकड़ों को निकाला नहीं जाता। आपको लगता है आंकड़े हो जाएंगे चुनाव से पहले आबादी का बहुत बड़ा खेल होता है। इस वक्त अगर मैं कह रहा हूं कि इस वक्त की आबादी बढ़ रही, वास्तव में नहीं बढ़ रही, तब आंकड़े आ जाएंगे, उल्टे आ जाएंगे, तो वो चुनावी गणित तो सब पार्टी खेलती है। 2011 का ये जो सेंसस है, 2011 का जो लास्ट सेंसस है ना बच्चों, इसमें धर्म का जो है 2014 तक धर्म आधारित सेंसस सरकार ने जारी नहीं किया। वो कांग्रेस सरकार जिसमें धर्म आधारित, अगर हमने डेटा दिया तो इससे जो है भाजपा को फायदा हो जाएगा, तो 2014 तक उन्होंने नहीं दिया, तो वो खेल चलता रहेगा इन लोग का। बट आंकड़े तो है भाई, नीति निर्धारण के लिए आंकड़े तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो पहली चीज तो ये हुई। आशा है आपकी नजरों में सेंसस के कार्य की थोड़ी सी इज्जत बड़ी होगी, और सेंसस का मतलब ये है कि आपके पास डेटा आना चाहिए। ठीक है, सभी लोग क्लियर है ना? चलिए, तो ये हुआ हमारा सेंसस, उसके आगे की बात करते हैं। सर मैं टॉपिक से अलग सवाल पूछ रहा हूँ, क्लासेस बाकी हैं सब्जेक्ट्स की और टाइम कम है, तो क्या करूँ? तो ये तो हमेशा रहेगा बच्चे, बल्कि अब तो टाइम बढ़ा भी दिया गया। हमने तो 90 दिन की जो रणनीति कही थी, अभी बहुत से बच्चे मुझे चैट में लिखते हैं सर उस रणनीति पे चले जा रहे हैं सर, लगभग एक रीडिंग हो गई हमारी, तो करना पड़ेगा बच्चे, ये आएंगे तो क्लास को गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहाँ पर हैं? हम आ गए यहाँ पर कि भाई सेंसस की हमने बात कर ली है, सेंसस कौन करता है, इसके चरण भी हमें समझ में आ गए। तो 2011 के सेंसस में जो हमारा वैलिड सेंसस है, इसमें क्या निकला था बच्चों? तो इसमें निकली भारत की 1.2 बिलियन अरब आबादी। कितनी? 1.2, अब कितनी होगी? 1.4 होगी, क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है, तो बाहर से अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से डेटा अनुमान है, वो सारे हर चीज जो है ये अनुमानों में चल रही है। 1.2, ठीक है। इसमें हमने पाया कि 628.8 मिलियन, या आप यूं समझ लीजिए 62.8 करोड़, 62.8 करोड़ मेल थे, और फीमेल कितनी थी? 59.1। तो कौन ज्यादा थे? पुरुष स्त्रियों की तुलना में ज्यादा थे, ठीक है। कौन से राज्य में सबसे ज्यादा आबादी थी? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी उत्तर प्रदेश में थी। कितनी? 200 मिलियन, लगभग 20 करोड़। 1.2 बिलियन का 20 करोड़ कितना हुआ? लगभग जो है भारत की 16.5% आबादी उत्तर प्रदेश में रह रही थी। और मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश मैंने कई बार बताया, पहले भी बताया, विश्व में भी बताया, ये विश्व की सबसे बड़ी आबादी भारत के बाद चाइना के बाद यूएसए, ठीक है, उसके बाद इंडोनेशिया, और फिर आना चाहिए ब्राजील। और मैं आपको बता दूं, यही ब्राजील से पहले यही कहीं पर उत्तर प्रदेश है, तो विश्व के टॉप 5 में आ रहा है उत्तर प्रदेश, ठीक है, विश्व के टॉप 5 में है। ये जो आबादी जो बढ़ गई है, और क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति समीकरण बहुत बड़ी चीज है कि नहीं? जाति आधारित डेटा भी नहीं होगा, तो डेटा होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक था, सबसे कम न्यूनतम कहां पर था? सिक्किम में। सबसे कम कहां पर था? सिक्किम में न्यूनतम आबादी थी 0.6 मिलियन। 0.6 मिलियन कितना होता है? 60 लाख, ठीक है, बहुत कम आबादी थी, और इसका 0.05%। ना अब बहुत से लोगों के मन में होगा सर आंकड़े भी याद कर लूं, बताना चाह रहा हूं क्यों, क्योंकि आबादी का गणना को इतना समय हो चुका है, आपसे आंकड़े पूछेगा नहीं, आंकड़े तो सब बदल गए, आंकड़े तो बच्चों सब बदल गए। तो आप बहुत 2024 के अटेम्प्ट वाले, 2024 अटेम्प्ट में सेंसस डेटा, 2011 सेंसस डेटा नो यूज, कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, चलो जाओ। बट हाँ, मुद्दा समझने की जरूरत है, कहां ज्यादा कहां कम, वो ट्रेंड जरूर पूछ सकता है आपसे वाक्य में, वो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं आबादी की आयु के बारे में। आबादी की जो आयु चल रही है, जो अभी हम अगर इसमें बात करें 2000, ये मेरे पास लगभग 2020 का डेटा है। 2020 के डेटा के अनुसार बच्चों, भारत में 25 वर्ष से कम आयु वाले, लेस देन 25 ईयर्स आयु, ठीक है, तो 0.6 मिलियन 6 लाख होगा, लगाओ यार इसमें, हाँ जी 6 लाख कर दो, आधी क्लास तो इसी में मिलियन को लाख में, लाख को करोड़ में करने में लगाते रहेंगे, क्यों? क्योंकि हिंदी वाले को हिंदी नहीं समझ में आएगा। अब एक बात बताओ, जिसको 0.6 मिलियन 6 लाख पता है, सब लोग गिनती भी कर रहे हैं, तो क्लास क्यों रोकते हैं? फिर हम कि सर मिलियन लिखते हैं तो लाख लिखाओ तभी समझ में आएगा, लाख को अगर मिलियन में लिख दो तो हो जाता है, कर क्या रहे हैं? और यहाँ पे लिख दिया डेटा नॉट इंपॉर्टेंट, तो 6 मिलियन का मतलब होता है 60 लाख, तो आपने 0.6 लिखा है। दोनों बैचेज में मैं देख पा रहा हूँ कि आप मिलियन को लाख में तो कन्वर्ट कर लेते हो। 1 मिलियन ये होता है, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। ये तो
नहीं लिखते हैं तो कहते हैं समझ में नहीं आया, लाख करोड़ में लिखोगे तभी समझ में आएगा। और गणना सब कर लेता है, गणना सब कर लेता है। 25 वर्ष से कम आयु, 25 वर्ष से कम आयु वाले लोग, 25 वर्ष से कम आयु वाले लोग, भारत की 50% आबादी 25 वर्ष से कम, वो जो आपसे मीडियन एज की बात हो रही थी। और अगर मैं 35 वर्ष कर दूं तो 65% भारत की आबादी 35 से कम है, 35 से कम है, मतलब 2/3। अब बताइए, जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था, स्टार्टिंग में जो हमने लिखा था कि भारत के पास एक युवा आबादी है, और उसमें किसी ने कहा सर युवा आबादी क्या होती है, समझ में नहीं आया, यंग पॉपुलेशन। अब तो मुझे पता, मजा ले रहे हैं, मुझे पता क्लास में मजा ले रहे हैं, बट जो लोग सीरियस हैं कि आपको डेटा के साथ समझ में आ गया, डेटा के साथ, अगर भारत की आधी आबादी 25 से कम है और 2/3 आबादी 35 से कम है, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज लेस देन 35 इयर्स, डू वी हैव अ यंग पॉपुलेशन? जो लोग यंग और ओल्ड का नहीं जानते तो ध्यान दीजिएगा, 0 से 14 वर्ष की आयु को यंग डिपेंडेंट कहा जाता है, ये युवा आश्रित है। ये वो बच्चे हैं, जो बच्चे हैं उनको 0 से 14 का आयु दिया जाता है, इनके पढ़ने पढ़ाने शिक्षा स्वास्थ्य में खूब खर्चा होता है। 15 से 60 को इसको जो है वर्किंग एज पॉपुलेशन कहा जाता है, वर्किंग एज। ये आपके लिए व्यावसायिक आयु वाला ग्रुप है, व्यावसायिक आयु वाला ग्रुप है। और 60+ वालों को ओल्ड डिपेंडेंट्स कहा जाता है। ओल्ड डिपेंडेंट्स मतलब बूढ़े आश्रित, बूढ़े आश्रित। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सभी लोग कि अलग अलग देशों में जब एक आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है तो हम पाते हैं कि जापान जैसे देश में बूढ़े आश्रितों की आबादी ज्यादा है। उसके बाद यंग डिपेंडेंस, ये अगर आप देखेंगे अफ्रीका के देशों में यहाँ की ज्यादा है, छोटे बच्चे ज्यादा है। ये दोनों खर्चीले आयु वर्ग हैं। और भारत में, अब भारत की मीनेज यहाँ पर है, तो जिन देशों में ऐसी आबादी होगी जो युवा वर्ग में, वर्किंग एज में होगी, तो वहाँ क्या संभावना होती है कि उस देश का आर्थिक विकास बहुत अच्छे से हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये सारे के सारे अगर इनको रोजगार मिला तो ये देश के अर्थव्यवस्था में, देश के जीडीपी में ये बढ़ा जाएगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो हमारे युवा हैं वो यहाँ पर लिखते हैं कि सर लाख लिखोगे और मिलियन लिखोगे तो मैं समझ नहीं सकता। तो भैया वर्किंग एज में होने का मतलब ये नहीं कि देश की गारंटीड विकास होगा। ये जुबान केसरी भी हो सकते हैं, ये क्लासों में मजाक के लिए भी पहुंच सकते हैं, भाई सस्ती क्लास से पहुंच जाओ। तो ये वर्किंग एज का मतलब ये नहीं होता है कि इन लोगों को इतनी समझ है, इनके पास व्यवसाय है और ये देश के आगे बढ़ सकते हैं। कोई कह रहा है ये ह्यूमन रिसोर्स है, नहीं, कहीं कोई ह्यूमन रिसोर्स मैंने नहीं लिखा, ये मानव संसाधन नहीं है। शर्म आनी चाहिए जो लिख रहा है लाख और करोड़ को मैं मिलियन में कन्वर्ट नहीं कर सकता और मुझे ले रहा है। जो ये नहीं कहता कि भाई युवा आबादी का मतलब नहीं समझ में आता है सर मुझे, और देश में रहता है, गुटखा खा लेगा, बीड़ी फूंक लेगा, लेकिन युवा आबादी का मतलब नहीं पता। आपको लगता है कि ये लोग जो है देश को आगे ले जाएंगे ना? ध्यान रखिएगा, वर्किंग एज पॉपुलेशन में अगर इनके पास क्षमता नहीं है, अगर इनके पास कुछ कार्य करने की इच्छा नहीं है, तो विश्वास रखिए ये बहुत बड़ा बोझ बन सकते हैं। कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि सर सोशल इश्यूज में सर ने बताया है, तो आपको सर ने खास कर बताया होगा कि या तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड बनेंगे, यानी जनसांख्यिकीय लाभांश बनेंगे, नहीं तो ये जनसांख्यिकीय बोझ बनेंगे। ये हमें देखना है कि ये कहां पर है। और जो अभी भी लाख और करोड़ नहीं करते हैं, लाख और करोड़ सर हमको समझ नहीं आता है, भैया कोई दिक्कत नहीं है, भविष्य तुम्हारा। जिसको लाख और करोड़, मिलियन और लाख नहीं कन्वर्ट करना चाह रहे हो, चलिए बना दोगे, क्यों बना दोगे भाई? तो वो सीसेट कैसे पास कर जाएगा, एक बात बताइए? मिलियन और लाख लिखा हो, वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, वो सीसेट कैसे पास कर जाएगा? जो पास ही नहीं करेगा तो टेंशन क्या? ठीक है सर, ये तो इकोनॉमिक में भी सर पढ़ाए हैं और सामाजिक मुद्दों में पढ़ाए हैं, उसके बाद भी पूछ रहा है सर युवा आबादी क्या होती है? बेटा युवा आबादी वही होती है जिसके कारण रन रेट बढ़ता है। ठीक है, वो तो यूपीएससी ने कुछ काम दे रखा है, नहीं तो युवा आबादी कामदेव के साथ जुड़कर फिर बहुत लंबी आबादी बढ़ाती है। ठीक है, कोई कह रहा है 83% बेरोजगार युवा है, कह रहे हैं डेटा कहां से आया बच्चे? आपके पास डेटा कहां से आया? और अभी तो यहाँ पर लोग कह रहे थे डेटा आ जाएगा तो दंगे हो जाएंगे देश में, डेटा से। अरे भाई कोई कह रहा है कि भाई इतनी बड़ी आबादी बेरोजगार है, डेटा मदद करेगा कि नहीं करेगा? और मैं तो कह रहा हूँ ये भी सोचना चाहिए कि जो क्लास के नाम के बैठे हुए हैं, जिनको करोड़ और मिलियन नहीं आता, इनका डेटा किसके पास? सर समय कम है, पास होना है, और करेंगे क्या? वो सारी चीजें। एक बात बताओ, 2011 में हमारे पास क्या आबादी थी बच्चों? 1.2, और 2023 में हम कितने हो गए हैं? 1.4। लगभग 200 मिलियन ऐड कर दिया कि नहीं कर दिया? 200 मिलियन, ध्यान दीजिएगा। इंडिया, चाइना, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, इसकी आबादी 200 मिलियन है। ध्यान दीजिएगा, इंडियंस इतनी तेजी से बैटिंग कर रहे हैं कि विश्व के 5वें सबसे बड़े आबादी वाले देश को हम 10 साल में पैदा कर देते हैं। आप समझ रहे हैं? 10 साल में हमने 200 मिलियन लगभग ऐड कर दिया। 10 का मान लो, 12 साल ले लो, 12 साल में पूरा ब्राजील ऐड हो जाता है। और ये भी बता दूं, इस ब्राजील को ऐड करने में 20% योगदान उत्तर प्रदेश का होगा। ये भी समझ, ऐसा नहीं है कि केरल पैदा करना, केरल नहीं पैदा करना भाई, सिक्किम भी पैदा नहीं करना, नागालैंड भी पैदा नहीं करना। जो लोग खुश है सर यूपी, अरे बिहार भी है। ये लोग बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले किसमें? इस 200 मिलियन में। आप समझ लीजिए ज्यादा ओवर ये खेल है, बैटिंग इन्होंने करी है। और उसके बाद इनके बच्चे कह रहे हैं, यहाँ पर मैं तो हिंदी माध्यम में पढ़ा रहा हूँ, तो यूपी बिहार के बच्चे ना, ये जो हमारे नए बल्लेबाज, ताजे बल्लेबाज निकल रहे हैं सर, वो लाख और मिलियन में अंतर नहीं आता सर। हम देश में क्या करें सर, हमें रोजगार नहीं मिल रहा, तो इनसे तो बल्ला छीन लेना चाहिए, इनको बैन कर देना चाहिए। बट क्यों बैन करें? लेकिन हमसे पहले वाले बैटिंग करेंगे, हमको बैटिंग का मौका नहीं मिलेगा, क्या हम इंसान नहीं है? बढ़िया है, सोच के देखिएगा, जिसकी दर ज्यादा है वो ज्यादा वो कर रहा है। मैं बता रहा हूँ, केरला की दशकीय दर 5% प्रति दशक बढ़ता है, और बिहार 25% प्रति दशक बढ़ रहा है। दशकीय दर बता रहा हूँ केरला और बिहार की। बिहार T20 का फाइनल खेल रहा है, ये ऐसे खेलता है T20 का फाइनल चल रहा है, जैसे जितने रन मार सकते मार लो। और केरल टेस्ट मैच खेल रहा है जो वर्षा द्वारा बाधित भी हो चुका है। केरल बैटिंग पे नहीं जा रहा है। और आपने सुना होगा
कि भारत सरकार ने कहा कि जो केंद्र सरकार जो राज्यों को अनुदान देगी वो उनकी आबादी के हिसाब से होगा। सोचिए केरल में कितना बड़ा घमासान मचा होगा। सरकार की एक नीति आ रही है कि जिसमें जिस राज्य में ज्यादा लोग होंगे सरकार जो है उस हिसाब से पैसा देगी। केरल ने कहा अच्छी रिपोर्ट कार्ड लाने की क्या सजा दोगे? हमने आबादी की दर कम कर रखी है तो हमें अनुदान भी कम दोगे। और जो बढ़ के बैटिंग कर रहे हैं जिनको बताया जाना चाहिए भाई तरीके हैं रन रेट रोकने के, उनको और अनुदान। पिछड़ा नहीं अति पिछड़ा का अनुदान। इनके राज्य के चीफ मिनिस्टर और पैसा किस पे लगाएंगे? धर्म जाति और इन सब चीजों पर पिछड़ेपन को। और यहाँ पे अग्र और पिछड़ा गठबंधन नहीं बनता है, अति पिछड़ा, अति पिछड़ा, अति अति पिछड़ा, अति अति दुर्गति पिछड़ा। यहाँ पिछड़ेपन की रेस है। यहाँ पर क्या है? पिछड़ेपन की रेस। और ये बेचारा पढ़ लिख कर देश क्या विदेश में भी नौकरी करके विदेशी पूंजी ला रहा है। इसको सोचना चाहिए भैया तुम्हारी आबादी का मैं तुमको वैसे भी मैनेज कर लोगे। यहाँ देखो कितने लाइन लगा के खड़े हुए हैं, इन बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। सोच के देखिए, अति अति दुर्गति पिछड़ा, अति पिछड़ा गठबंधन, अति अति पिछड़ा गठबंधन, अति अति दुर्गति पिछड़ा गठबंधन, अति अति दुर्गति और मैं हूं पति। ये भी डालेंगे कि महिलाओं से भी परेशान है। ये वाली महिला आप देखें केरल में महिलाओं का स्तर बहुत ऊंचा है भाई। आप देखेंगे पूरे देश भर में हेल्थ सेक्टर में केरल से बहुत सारी नर्सें आती है, प्रशिक्षित नर्सें, प्रशिक्षित शिक्षक है, शिक्षिकाएं हैं, देश में भी काम करते हैं, विदेश में भी काम कर सकते हैं। कहां पर दुर्गति है महिलाओं की? इन्हीं राज्यों में महिलाओं की दुर्गति भी। आपको मैं इसमें क्या बताऊं, मुझे लगता है कि आपको समाजशास्त्र में सब पता है, मेरा ये बनता नहीं है, लेकिन बात ये हो रही है कि हमारी आबादी युवा आबादी है। युवा आबादी जो प्रशिक्षित नहीं है, जो आंदोलित नहीं है, जो सिर्फ रील देख के चलने को तैयार है, टिकटॉक देख कर चलने को तैयार है, जो पहले दिन कहती अरे आईएएस मैं भी बन सकता हूं। सोच के देखो मैं आज ऑप्शनल की क्लास में, ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास में बता रहा था कि जो बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिसिन पढ़ते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, वो इतने सारे विषय पढ़ते हैं कि उनकी एक बार तो कमेंट टूट चुकी होती है। वो यूपीएससी के लिए आते हैं, सब कुछ करने को तैयार होते हैं। और यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो 12वीं पढ़े हुए हैं, उसके बाद कभी कॉलेज ही नहीं गए, वो कहते हैं सर यूपीएससी में इतना सब पढ़ना पड़ेगा। सोचिए कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? ठीक है, तो ये हमारी जो जनसंख्या की मैंने कुछ बातें यहाँ पर जोड़ी आप लोगों के साथ। तो मुझे एक बात बताइए कि भारत इतनी तेज गति से आबादी क्यों बढ़ रही है? भारतीय आबादी इतनी तेज क्यों बढ़ रही है? भारतीय आबादी के बढ़ने के कारक जल्दी से बताइए। ये समाजशास्त्र में हो चुका है, मैं इसको समझ नहीं देना चाहता हूं, बस ये देखना चाहता हूं कि क्या इसमें हो। तो कोई कह रहा है शिक्षा का अभाव, चलिए शिक्षा का अभाव, और इसमें भी नारी शिक्षा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेटा दिखाता है कि अगर एक लड़की पढ़ लिख गई वो अपने परिवार का नियोजन कर लेगी। पढ़ी लिखी लड़की अगर 10वीं भी पढ़ गई वो अपने पति से बात करके परिवार का साइज कम कर सकती है। गरीबी, जब गरीबी से बच्चे पैदा हो रहे हैं, चलिए अगर आपको बताया तो मैं लिख देता हूं यार। गरीबी तो लो लिटरेसी, बच्चों अंग्रेजी में भी लिख रहा हूं, लो लिटरेसी, नहीं तो करोड़ वो करेंगे। पॉवर्टी, गरीबी से कैसे बढ़ती आबादी आप जानते होंगे, समाजशास्त्र में आपको बता दिया मैंने, मान लिया। शिक्षा भी है सर, गरीब भी है सर। जागरूकता तो मैं किस चीज के लिए जागरूकता तो मैं चंचल, और क्या लोगे कितनी जागरूकता, किस चीज की जागरूकता चाह रहे हो? बर्थ रेट हाइट, डेथ रेट लो, टू हेल्थ, आर्थिक शिक्षा ही चल रही है भाई। शिक्षा बेरोजगारी, शिक्षा बेरोजगारी। ये कह रहा क्लाइमेट कंडीशन, दीपिका जी कह रहे मौसम, मौसम इतना हसीन है भारत का कि यहाँ बच्चों की लाइन लगी हुई है। बढ़िया यार, ऐसा है, मौसम से भी पता चलता है। मौसम से भी पता, मैं नहीं मानता इसको, बट ठीक है, कुछ ऐसी थ्योरीज भी बनी जिन्होंने बायोलॉजी में कुछ ऐसा करने की शुरू किया। तो अफ्रीका के मौसम का क्या ही करें, है ना? और ये मौसम अभी बदला है, मतलब पहले तो नहीं था। 1951 तक ये मौसम नहीं चल रहा था क्या? 1951 तक हमारा मौसम नहीं चल रहा था, आजादी के बाद ही कुछ मौसम बदला है। मैं ऐसे सोचना चाहता हूँ। किसी ने कहा बाल विवाह, ठीक है। एज ऑफ मैरिज, एज ऑफ मैरिज ये बिल्कुल है। अगर लो एज ऑफ मैरिज होगी, अगर लो एज ऑफ मैरिज होगी तो इसमें बच्चे ज्यादा होंगे। दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? एक लड़की जो है जन्म देने के लिए 15 से 45 का आयु वर्ग, दिस इज कॉल्ड द फर्टिलिटी। एक महिला 15 से 45 वर्ग इस आयु में शी इज इन द फर्टाइल एज। अब सोचिए एक महिला की शादी, एक लड़की की शादी यहीं पर हो जाती, 15 में हो जाएगी, और एक महिला कहती है मैं आईएएस की तैयारी करूंगी, और यहाँ पर वो लड़की जो है 30 साल के बाद वो आईएएस हो गई। और ये लड़की बेचारी अभी स्कूल में थी, इसका विवाह कर दिया, इसको कोई खास समझ भी नहीं है। अब सोचो पूरे के पूरे 30 साल मिलेंगे बच्चे पैदा करने के लिए, लंबा टाइम। और बच्ची जो है, जो लड़की है, ना तो मानसिक रूप से ना शारीरिक रूप से अभी समझ पाई है कि वो क्या होता है। सोच के देखिएगा, एक बाल विवाह अगर हो जाता है, जो कि हमने देखा, मेरी एक 17 की करीब आई थी, जो लड़की का विवाह 17 पर हो जा रहा है, तो सोच के देखिएगा उस बच्ची के पास कितना बड़ा समय है बच्चे पैदा करने का। और यहाँ पर एक बड़ी लिखी लड़की 30 से 45, यहाँ केवल 15 वर्ष है। अब सोचिए विराट कोहली को पूरे 30 ओवर खेलने को दे दो, 15 ओवर खेलने को दे दो, फर्क पड़ जाएगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। सानिया पांडे कह रहे हैं मदर इन लॉ का प्रेशर, तो ये नॉन सीरियस बच्ची है, इनका नाम सानिया पांडे, ये सासू माँ की वजह से बच्चे पैदा कर रही है। तो एक बात बताइए, सासू माँ की वजह से कौन सी लड़की बच्चा पैदा करेगी? जो बच्ची जल्दी माँ बन गई, जिसकी शादी जल्दी हो गई, तो बच्ची आईएएस है। तो जो सासू माँ वाली कह रही है ना, जो भी आपका नाम था, आईएएस बन जाओ, कोई सासू माँ आपसे नहीं कहेगी बेटा बच्चे पैदा करो। हाँ, अगर आप जो है 14-16 में जो है आपकी शादी कर लेती हैं, कि हमें लड़का मिला, आगे मिले ना मिले, आपने 14-16 में अगर शादी कर ली तो भैया फिर तो सासू माँ क्या, सासू माँ, ससुर जी, चाचा जी, फूफा जी, मौसी जी, सब कहेंगे बेटा एक और वो चलता रहेगा। तो ये तब आ रहे हैं विचार, सोचिए तब आ रहे हैं विचार जब आपकी सोशियोलॉजी क्लास हो गई, इकोनॉमिक्स की क्लास हो गई, इस पर चर्चा। फिर मैंने वही कहा, ये लोग क्या वाकई में आईएएस के लिए तैयार हैं? लड़का हो या लड़की सब बराबर है? हाँ, लड़के की चाहत, मेल चाइल्ड प्रेफरेंस, मेल चाइल्ड, लड़का होना चाहिए, क्योंकि अंत में अर्पण तर्पण वही करेगा, आत्मा को शांति वही देगा। लेकिन बुढ़ापे की लाठी बनने से पहले लड़का पहले लाठी चला देता है, और इस चक्कर में कि लड़का नहीं हो रहा, एक लड़की हो गई, 2 लड़की हो गई, 3 लड़की हो गई, नंबर डायल करता जा रहा है जब तक कि नंबर ना लग जाए। और ये मूर्ख जो है 12 लड़कियों के बाद जो पैदा होगा, ये जो लल्ला पैदा होगा, इस लल्ला के लिए सारी जिंदगी सब पीछे रहेंगे। उसके बाद ये जो है कल को क्या बनेगा किसी का कोई भरोसा नहीं है कि नहीं। और फिर एक लिखेंगे सास की वजह से बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ये सारी आपने क्लास में कर ली है, मुझे इसमें और ज्यादा पता नहीं करना है। ये सारे एक और भी है कि लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, किसी ने लिखा हाई मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी क्या होता है? मृत्यु दर, खासकर शिशु मृत्यु दर। जब शिशु मृत्यु दर ज्यादा होता है तो माँ बाप को चिंता होती है कि जो हमारे बच्चे पैदा हुए वो पूरा जीवन जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे। तो वो कुछ इसलिए भी एक्स्ट्रा रखते हैं, जैसे आप समझिए लंबे सफर पे जा रहे हैं, आप अपनी
कार या मोटरसाइकिल में थोड़ा एक्स्ट्रा पेट्रोल या स्टेपनी रखते हैं कि पंचर हो गया, तो अगर ये चलता रहेगा तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी हो चुकी है, मैं इसको कुछ और ऐड नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो ऐड करना चाहता हूँ, मैं ऐड करना चाहता हूँ दो चीज जो मेरी तरफ से जानकारी है। प्लानिंग कमीशन योजना आयोग जो आपने सुना होगा, सुना था, अब तो यह है नहीं, इसकी जगह क्या है, नीति आयोग हो गया। तो प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करता था। प्लानिंग कमीशन ने कहा कि भारत में 20% प्रजनन किस वजह से हो रहा है, तो उन्होंने बताया शिशु मृत्यु दर, तो स्वास्थ्य सेवा के अभाव में, मतलब हेल्थ सर्विसेज आर मिसिंग, पुअर हेल्थ सर्विसेज। अच्छा, आप लोग समझ गए होंगे क्यों उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि बच्चा जब, ये प्लानिंग कमीशन की बात कर रहा हूँ, प्लानिंग कमीशन 2010 की मैं बात कर रहा हूँ, 2010-11 की बात कर रहा हूँ। अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, उसकी जगह नीति आयोग हो गया, ठीक है। तो जो लोग नीति आयोग मुझे बता रहे हैं जब रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन की, तो विश्वास करिए जो पिछले सेंसस तक तो यही थे ना, तो इन्हीं की बात करूंगा मैं तो तर्कों पर बात करूंगा कि नहीं करूंगा। आपकी तरह कहूंगा कि सास की वजह से बच्चे पैदा हो रहे हैं और आपकी बात में मान लूंगा। आप क्या क्लास से पहले किस मादक पदार्थ का सेवन करते हो मुझे पता नहीं है कि नहीं, ठीक है। ये क्या धर्म की वजह से होता है, धार्मिक रूढ़िवाद की वजह से होता है। मैंने कहा सब जिसको जो कहना हो सब कहते रहो, मैं आपको आंकड़ों से बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्या कहते हैं, पहला चीज तो ये हुआ प्रजनन, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, ठीक है। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ 20% बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर्स। तो आपको बर्थ कंट्रोल तो एक अंकुश है, ये बार-बार कहने वाले हैं, ये बार-बार कह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट की कमी है इसलिए बच्चे पैदा हो रहे हैं, किससे एंटरटेनमेंट होता है। भाई मेरे पास आंकड़े हैं, मेरे पास मैं आंकड़ों से बताना चाह रहा हूँ कि हमारी 20% प्रजनन किस वजह से स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है। और दूसरा क्या है, 20% कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बर्थ कंट्रोल, प्रजनन को नियंत्रण करने के जो तरीके हैं, जिसमें पुरुष के लिए कॉन्डोम हो गया, महिलाओं के लिए जो है कई तरह की गोलियां आती हैं, पिल्स आती हैं, वो सारी चीजें जो है प्रॉपर्टी आती है, उन सब का उपयोग ना होना, ये है। यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं सर, एंटरटेनमेंट की वजह से बच्चे पैदा हो रहे हैं, एंटरटेनमेंट। अभी मुझे एक बात बताइए, आप लोग भी तो 20 की आयु पार किए हुए हैं, कितने बच्चे पैदा कर रहे हो एंटरटेनमेंट के लिए, है भाई? मम्मी पापा आज हम एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, तो एक तो एंटरटेनमेंट की वजह से हो रहा है, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये जो है मम्मी पापा से इतनी हिम्मत नहीं रखते बात कर ले कि विवाह हो रहा है, माँ बाप बोले बेटा कॉन्डम का प्रयोग किया जाना चाहिए। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ, तो क्या है एंटरटेनमेंट सर, तुम क्लास एंटरटेनमेंट करो, एंटरटेनमेंट तो तुम ये करते तो अच्छी बात है, यही कर रहा है, नहीं तो वो वाला एंटरटेनमेंट कर रहा तो देश की आबादी बढ़ा रहा होता, फिर तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ भाई, रोक के रखा हुआ 2 घंटे के लिए, है ना सर। वो क्लास में बताया था कि सर एंटरटेनमेंट भाई, मैंने लिख दिए सारे बिंदु आपके, मैंने आपके सारे बिंदु लिख दिए और मैं आपको सारे बिंदुओं को सही चीजों के साथ बता रहा हूँ। आपको आंकड़े पसंद नहीं है, आपको ये वाले पसंद है साहब, गरीबी की वजह से गरीब जो होता है ना सर, इसके पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं होता है। तो गरीब शाम को क्या कहता है, बीवी आओ एंटरटेनमेंट करते हैं। सुनो, उस गरीब के पास छत भी नहीं होती, सड़क पे एंटरटेनमेंट नहीं होता यार, पर लिखने में आसान है ना, लिखने में आसान है एंटरटेनमेंट, क्योंकि कुछ नहीं था तो एंटरटेनमेंट में बच्चे पैदा होंगे। ये बता दूं आपको, अगर यही अगर यहाँ पे हॉस्पिटल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अगर बच्चे को जन्म दिया जाए, और आपके 2 बच्चे, केरल में बताना चाहता हूँ, केरल में जैसे महिला के 2 बच्चे होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर उस महिला से कहता है कि बेटा सुनो, आबादी बहुत ज्यादा हो रही है, आपकी आर्थिक स्थिति को देखकर आपको जो है और बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, तो आप कहो तो हम आपको तरीके बता दें किस तरह से रोकना है। हम तो ये भी परामर्श देंगे, आप अपने पति से बोलिए नसबंदी करा लें, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर लें, अदरवाइज स्टरलाइजेशन। और केरल में बहुत से लोग नसबंदी करा लेंगे, महिलाएं प्रॉपर्टी यूज कर लेंगी, जिससे वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर आपसे बात कर रहा है, शिक्षक आपसे बात कर रहा है, ये चीजों पर बात आप अपने पेरेंट्स से कभी बात नहीं करेंगे, कॉन्डोम के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, नसबंदी के बारे में क्यों बात करेंगे? यहाँ पे तो हर चीज उत्तर भारत में ऐसी बातें नहीं होती हैं, बच्चे तो भगवान देकर जाते हैं ना, ऐसी होती है। दक्षिण भारत में क्या है, दक्षिण भारत में जैसे ही जब आपका परिवार बड़ा हो जाता है, वहीं पे डॉक्टर और नर्स आपको सलाह देगी क्या आपको किसी तरह से अगर जनसंख्या कम करनी है तो बताइए, अपने नहीं अपने हिसाब से चलिए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मिलेंगे कहां पर, फ्री में उपलब्ध कराएगा कौन, प्राइमरी हेल्थ सेंटर उपलब्ध कराएगा, तरीके बताएगा कि ये गोली है, इस महीने में ऐसे यूज करिए, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन सर एंटरटेनमेंट सर, ये धर्म वाले पैदा कर रहे हैं सर, ये हाई मोर्टेलिटी। और मैं बताऊं प्लानिंग कमीशन ने क्या कहा, प्लानिंग कमीशन ने एक और चीज कही, प्लानिंग कमीशन ने कहा कि देश की 60% प्रजनन दर नियंत्रण मुश्किल है, नियंत्रण कठिन है। क्यों कठिन है? तो उन्होंने ऐसा कहा कि सामान्यतः एक देश का जो पॉपुलेशन होता है वो ऐसा होता है, ये कौन होते हैं, यहाँ बच्चे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर कौन होते हैं, एडल्ट होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कौन होते हैं, वृद्ध होते हैं, नीचे बड़ा ऊपर छोटा, इस तरह से पिरामिड होता है। लेकिन भारत कहाँ पर है, भारत का पिरामिड ऐसा है। भारत का पिरामिड कैसा बच्चों, बच्चे कम और ये वाला वर्ग सबसे ज्यादा। ये कौन सा है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, प्रजनन योग्य आयु। तो ये मत समझिए कि युवा होना केवल जो हमारा युवा वर्ग है वो केवल आर्थिक कार्य करता है। आप यहाँ पे समझिए प्रजनन में भी उसका बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा वर्ग क्या है, हमारा बहुत बड़ा वर्ग युवा वर्ग है। तो अगर ये एक बच्चा भी पैदा करते हैं, 1 चाइल्ड भी पैदा करते हैं, तो भी हमारी आबादी बढ़ेगी, क्योंकि देश बहुत बड़ा है। समझ में आया? तो रामेश्वर सर ने भी बताया था अच्छी बात है, बताने के बाद फिर आप लोगों के ऐसे विचार सुनता हूँ तो मैं घबरा जाता हूँ, है ना। और बीच बीच में कहीं को डिलीट भी करना होता है, कुछ को हटाना भी होता है, उनकी सेवा समाप्त करनी होती है, ठीक है ना। तो अब आपकी मर्जी है, आप अपने उत्तर में किस बिंदु पर जोर ज्यादा देंगे। बिंदु तो सारे हैं भाई, बिंदु तो किसी का मौसम पर डिपेंड करता है, बच्चे मौसम की भी थ्योरी मौसम पर डिपेंड करता है। मुझे बता दीजिए कौन से मौसम में ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, ठीक है। और ये किसी ने बना दी, क्या ये मूल है, क्या ये मूल कारण है? आपको लगता है भारत के मौसम की वजह से हो रहा है? भारत के मौसम दक्षिण भारत में भी होता है, उत्तर भारत में भी होता है, सर्दी वाले भारत में भी होता है, पठारी भारत में भी होता है। भारत में कहानी बैटिंग होती है यार। तुमको लगता है कि 140 करोड़ जो
में हर मौसम में क्रिकेट खेलते हैं भाई, हर मौसम में क्रिकेट खेलते हैं। अरे भाई सर, ये सर बताए थे। एक बात बताओ ना, मौसम थ्योरी क्या ये सबसे साइंटिफिक है, सबसे वैज्ञानिक आधार है? हर चीजों का हो सकता है कि नहीं हो सकता? हर चीज का हो सकता है कि नहीं हो सकता? सर हमें बताते हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि 20 क्यों कारण हो सकते हैं? क्या आपका सबसे पहला मौसम होगा? अगर आप मौसम लिख रहे हो तो आप मूर्ख हो भाई। मौसम कोई मेन कारक तो नहीं हो सकता ना, मेन कारक तो आपके सामने। और बताता हूं, और भी बताता हूं, ठीक है? अब मैं आपको विज्ञान दे रहा हूं आबादी बढ़ने का, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। विज्ञान दे रहा हूं आबादी बढ़ने का। आप मौसम में पैदा करिए, जैसा भी पैदा करिए, इसको क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। बढ़िया सिद्धांत है। क्या कहता है ये बता देता हूं। क्या कहता है? ये कहता है कि आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन से, लिखिए, आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव से एक क्षेत्र में जनसांख्यिकी रूपांतरण होता है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी लीड्स टू इट्स डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे तो ये सिद्धांत हम ऑप्शन वाले बच्चों को ज्यादा डिटेल में कराते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में मैं मोटा मोटा बताता हूं, ठीक है? सभी लोग ध्यान दीजिएगा। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है? 10, 20, 30, 40, 50। बच्चों ये दर है। ये क्या है? दर। यहां पर क्या है? प्रजनन व मृत्यु दर, बर्थ एंड डेथ रेट। तो बच्चों बर्थ रेट मनुष्य की बर्थ रेट 50 के आसपास होती है। ये जो चिन्ह है, ये है बर्थ रेट का। कितनी? 50 प्रति 1000। हर एक प्रजाति का अपना एक बर्थ रेट होता है। तो मनुष्य का बर्थ रेट कितना है? अगर 1000 मनुष्य है तो प्राकृतिक रूप से कितने बच्चे पैदा होंगे? 50, ठीक है? तो 50 बच्चे। अगर प्राकृतिक रूप से मृत्यु दर देखी जाए तो मृत्यु दर कितनी होती है? वो भी 50 ही होती है, डेथ रेट। डॉटेड रेखा बच्चों, डॉटेड रेखा आपकी डेथ रेट है। लिख लीजिए, सभी लोग बनाएंगे, ताकि आपको ये जो धर्म वाला लॉजिक और सारे लॉजिक आप लगा लीजिए, जो लगाना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ आपके सामने देना चाहता हूं। सर एनसीईआरटी क्लास 12वीं में टॉपिक है। क्या कह रहे हैं सर इस पॉइंट को? फर्स्ट रामेश्वर सर, सेकंड अभिषेक सर, थर्ड पांडे सर और फोर्थ में आप सर। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये बताइए। ये हो चुका है तो मैं इसे रोक देता हूं। अगर ये हो चुका है तो मैं रोक देता हूं, मैं इसको रोक दूंगा। मुरारी जी कह रहे हैं सब बताया जा चुका है, क्योंकि आपके उत्तर तो अभी दिए हैं कि मौसम से बच्चे पैदा हो रहे हैं। कारण बताने वाला हूं कि आबादी क्यों बढ़ती है। अगर हो चुका है, 4 बार टीचर करा चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा। मैं तो आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा एक ही बार में, बिना इसके आगे वो गए हुए। और एनसीईआरटी में दिया हुआ इसलिए करा रहा हूं। पूरे 4 टीचर करवा चुके हैं, 4 टीचर। चलिए, तो मैंने कहा ना यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैठे हुए हैं जुबान केसरी। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा पहला चरण है, स्टेज 1। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हमारा जो पुराना, जो एकदम ये है, ग्रामीण अशिक्षित, ग्रामीण खेतीहर अशिक्षित। दिस इज प्रिमिटिव सोसाइटी। यहाँ पे ट्राइबल भी हो सकते हैं, जनजातीय लोग भी हो सकते हैं। तो यहाँ तो बच्चों ना तो आबादी बढ़ाना उनको आता है, ना घटाना उनको आता है। उनके लिए जैसे जानवर होते हैं, जैसे नॉर्मल एनिमल्स होते हैं, उनके लिए प्रजनन क्या होता है? प्रजनन एक तरीका है, तो आराम से प्रजनन जो हो रहा है और मृत्यु भी हुआ है। ना तो वहाँ डॉक्टरी चिकित्सा का विकास हुआ है, ना किसी चीज का विकास हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे, बहुत सारे मर जाएंगे। आबादी कैसी रहेगी ऐसे क्षेत्र में? ऐसे क्षेत्र में आबादी लो रहती है। सभी लोगों को समझ में आया? तो आप देखेंगे कि आबादी जो है, जनसंख्या यहाँ पर लो ही रहती है, क्योंकि जितने बच्चे पैदा हुए लगभग उतने मर गए। तो सर फिर आबादी बढ़ेगी कैसे? स्टेबल रहती है। कभी सूखा काल पड़ गया तो मृत्यु दर ज्यादा हो गई, उस साल जो है वहाँ की आबादी कम हो गई। कभी बहुत अच्छी फसल हो गई तो लोग अच्छे हो गए। तो इस तरह से चलता है, ठीक है? अब हमने क्या लिखा बच्चों? यहाँ पर क्या होना चाहिए जल्दी से बताइए? आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर क्या होगा? धीरे धीरे तकनीक का विकास होगा, औद्योगिक क्रांति आएगी, पैसा आएगा। और पैसा आने से क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? पैसा आने से हम देख रहे हैं शिक्षा, चिकित्सा, इन सब में विकास होगा कि नहीं होगा? तो मुझे बताइए, विकास से बर्थ रेट और डेथ रेट पर, प्रजनन दर और मृत्यु दर पर कोई फर्क पड़ सकता है? अभी तक क्या है? आबादी। ये नीली रेखा बच्चों आबादी है। आबादी क्या है? कम आबादी। आबादी कम है, क्यों? क्योंकि वापस में काट रहे हैं। अगर विकास होगा तो एजुकेशन हेल्थ सर्विस होगी, तो क्या इन दोनों दरों पे फर्क पड़ेगा? कौन सी दर पे? बराबर दोनों दर पे होगा या किसी एक दर पे होगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ये जो लाल वाली रेखा है, लाल डॉटेड मैंने बनाई, ये दर नीचे आ जाएगी, मृत्यु दर नीचे आएगी। मृत्यु दर हमेशा नीचे आएगी। पहले क्या थे? 50 मृत्यु और 50 जन्म दर, उस वजह से कट रहे थे। ईशा कह रही बर्थ रेट इंक्रीज होगी। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बर्थ रेट मैक्सिमम है 50, हमारी मैक्सिमम है। भाई आप एक बात बताइए, चूहे एक बार में कितने बच्चे देते हैं? खूब सारे बच्चे देते हैं कि नहीं देते? और हाथी एक ही बच्चा देता है। तो हर एक प्रजाति की प्रजनन दर है। हमारी प्रजनन दर क्या है? 50 मैक्सिमम भाई, 50 है। लेकिन क्या होगा? जब चिकित्सा आ जाएगी, दवाइयां आ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? मृत्यु दर। ये कौन कम कर सकती है? सरकार के विकास कल्याणकारी चीजों से क्या होगा? मृत्यु दर कम हो जाएगी। लेकिन अभी लोगों में क्या पूरी शिक्षा आ गई है? जितना आ गई है नहीं, तो लोगों की जन्म दर वैसी ही बनी रहती है।
खुशहाली है, सब कुछ पैसा है, सब कुछ है, सरकार वो कर रही है, तो सरकार ने आकर जन्म दर मृत्यु दर को घटा दिया। क्या सरकार जन्म दर को घटा सकती है? क्या सरकार जन्म दर को घटा सकती है? सरकार जन्म दर को नहीं घटा सकती। ये सुमित वर्मा है, 2 चाइल्ड पॉलिसी लाना चाहिए था। सुमित वर्मा, आज समझ आ जाएगा, तुम्हारे जैसे लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए था। सरकार जन्म दर को नहीं रोक सकती, क्योंकि जन्म देने का डिसीजन मोहल्ले में नहीं लिया जाता, बेडरूम में लिया जाता है। आप समझिए, अगर आपके बेडरूम में सरकार निकल आई तो क्या होगा? बच्चा देने की क्षमता खत्म हो जाएगी। ये इंदिरा गांधी सरकार ने 1970 के दशक में जबरन लोगों को पकड़ के नसबंदी कराने की कोशिश की थी। उसकी वजह से देश में सरकार गिर गई। इंदिरा गांधी सरकार को वो पॉलिसी बहुत भारी पड़ गई। समझ के देखिएगा, एक होता है ऐड में आना, हम दो हमारे दो, देश में बच्चे कम हो, और दूसरा आप कमरे में पीछे से आवाज आए, मित्रों खत्म, सब खत्म, आने वाली 4 पीढ़ियों के बच्चे होने बंद हो जाएंगे। बेडरूम में नहीं घुस सकते, सरकार गिरा देंगे लोग। जब तक दूसरे के घर पे कुछ बोलना है कोई दिक्कत नहीं, इसको उधर उसको उधर, अगर आप पे आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। इमरजेंसी के टाइम में मतलब सरकारी टीमें आती थी, लोग भाग जाया करते थे। जितने भी मेल मेंबर्स होते थे खेतों में छुप जाते थे, सरकार जाएगी तब। वो कह रहा सर दो, अगर जिस दिन तुम्हारे घर में आ गया ना वर्मा जी, टेंशन हो जाएगी, फिर आ जाएगा वही, हमारी आबादी कम है, अगर अपनी जाति को बचाना चाहते हैं तो हर कोई 4 बच्चे पैदा करो, तुमसे नहीं हो रहा हमें मौका दो, ऐसे वाले ऐसे आने लगेंगे बातें। आपने एक चीज नहीं देखी, यहाँ पर क्या आ गया, इन दोनों में अगर गैप आ गया, इन दोनों में अगर गैप आ गया तो क्या हो जाएगा? अब आबादी बढ़ेगी, क्योंकि बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, मर कम रहे। समझ में? अब धीरे धीरे आपको लगता है, यहाँ सचिन सर सही कह रहे हैं, ये धर्म और जाति का मामला नहीं है, हमें खुद आबादी कम करनी चाहिए। तो थोड़े समय बाद आपको एहसास होगा कि नहीं भाई, हमें अपना जन्म दर कम करना होगा। ये तो नीचे आ ही रहा है, ये नीचे आएगा, लगभग एक बिंदु के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, 10 के नीचे ज्यादा नहीं जाता है। और यहाँ पर फिर हम ये आएंगे और दोनों में संतुलन फिर वापस आ जाएगा। ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है बच्चों संक्रमण का क्षेत्र या ट्रांजिशन का क्षेत्र। और यहाँ पर अगर आप आगे आएंगे बच्चों, तो यहाँ पर एक बार फिर से कम होकर आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो आबादी क्या हो जाएगी? आबादी स्थिर हो जाएगी। यहाँ पर भी कम हुआ स्थिर थी, कम हुआ स्थिर थी। यहाँ पर जब यहाँ पर बच्चों ने गैप आएगा तो क्या होगा? आबादी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये आबादी बढ़ रही है, ये क्या है? आबादी बढ़ रही है। आबादी का विस्फोट होता है, इसको कहते हैं बच्चों पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और उसके बाद क्या होगा? आबादी फिर से स्थिर हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें कोई सांस दिखी किसी को? किसी को किसी की सांस दिखाई दी? किसी को एंटरटेनमेंट गरीबी दिखाई दी? जैसे जैसे समाज का आर्थिक व सामाजिक विकास होगा, आर्थिक व सामाजिक विकास होगा, तो एक परिवार में, और खासकर अब हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, अर्बन एरियाज में, नहीं भाई इतने ज्यादा बच्चे ख्याल कौन रखेगा, महंगा बहुत है पैसा, तो वो धीरे धीरे निर्णय लेंगे। जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता बच्चों, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण और ये तीसरा चरण। बच्चों ये जो थ्योरी है ना, ये एम्पिरिकल थ्योरी, अनुभविक थ्योरी है, यानी ये आंकड़ों पर आधारित है। ये कई देशों पर लग के ये बनी है। हर देश इस तरह से चलता है। हर देश की आबादी इस संक्रमण के क्षेत्र से निकलती है। तो मुझे बताइए, आबादी का विस्फोट कब होता है? इस दौरान में। सरकारों को नीति क्या करनी चाहिए कि ये जो स्टेज नंबर 2 है, इसको सबसे छोटा रखें। क्या आपको पता है भारत वो पहला देश था जिसने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया? बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम पॉलिसी करने वाला भारत पहला देश था। आजादी की एकदम बात शुरू कर दिया हमने, क्योंकि हमें पता था ये बैटिंग बहुत तगड़ी करते हैं। हमें पता था इन्होंने देश को आजाद तो करवा दिया, अब इन्होंने, इनके पास और भी काम नहीं है। जब तक आजादी में लगे थे, मेहनत चल रही थी। याद है आपको कितने थे हम? कुछ 350 मिलियन थे, अब कितने हो गए? 1.4 बिलियन हो गए। तभी से था, आप सोचिए, अगर भारत, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, हम पहले थे। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और तब जाकर हम यहाँ पहुंचे। और अभी तक हम इसके बाहर नहीं आए, अभी तक भारत इसके बाहर नहीं आया। और मैं कहना चाहता हूँ कि चाइना इसके बाहर आ गया है, चाइना इसके बाहर आ गया है, और केरल भी इसके बाहर है। अगर मैं आपको लिख के बताऊं बच्चों, यहाँ पे केरल है, केरला यहाँ पर है। आपको बता दूं, बिहार यहाँ पर है बच्चों, बिहार यूपी यहाँ पर है। इसलिए बिहार यूपी में आबादी बढ़ रही है, केरल में आबादी स्थिर होगी। अब आपने कहा शिक्षा, बिल्कुल सही कह रहे हो। आर्थिक सामाजिक विकास में शिक्षा का विकास हुआ, स्वास्थ्य का विकास हुआ। बताइए कौन सा धर्म आया इसमें, कौन सी जाति आई? आप देखिए, जहां भी पिछड़ापन होगा, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, जहां भी पिछड़ापन होगा वहां पे जन्म दर ही नहीं घटेगी, मृत्यु दर तो बच्चों सरकारें घटा सकती हैं। मृत्यु दर तो सरकार कभी भी अपनी कल्याणकारी योजनाओं में, गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन द डेथ रेट, बर्थ रेट आपके कमरे में है। समझ में आया सभी लोगों को? तो अगर आप मुझसे एक कदम और, कुछ लोग धर्म की बात करते हैं, तो क्या आपको पता है हमारे यहाँ पारसियों की आबादी कम हो रही है। पारसी इस स्टेज को पार कर गए, स्टेज को पार के बाद स्टेज 4 होती है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे भारत के पारसी आते हैं, पारसी समुदाय, उनकी आबादी कम होती जा रही। आपने सुना टाटा कंपनी, टाटा समूह, रतन टाटा ने विवाह नहीं किया, उनके बच्चे नहीं। तो टाटा का पूरा साम्राज्य, अगला उसका उत्तराधिकारी कौन है? रतन टाटा ने तो शादी नहीं की, उनके बच्चे नहीं है। पारसियों की आबादी, और रतन टाटा के पास इतना धन है, इतना धन है, आप सोच सकते हैं। धन है, समाज आर्थिक विकास हो गया, यहाँ पहुंच गए। बहुत से शहरों में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जब एक आर्थिक लेवल, एक सामाजिक लेवल, आप देखेंगे कई ऐसे युवा हो गए, पति पत्नी, वो कहते हैं बच्चे पैदा करना मतलब एक बहुत बड़ा दायित्व है। चाइल्ड इज अ बिग रिस्पांसिबिलिटी। बच्चे का यार, बच्चे को पैदा करके उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, किसी तरह पाल रहे हैं, बाद में आईएएस बनना है तुझे, और दुनिया का पापा की नाक बचा के रखनी है, लड़की को बेचारी को दहेज से बचाना है, वो सारी चीज। पारसी कहता भाई बहुत हो गया, मेरा जीवन मेरे लिए कुछ नहीं करना। पारसी के बाद बच्चों में यहाँ पर आपको जैन समुदाय लाना चाहूंगा। जैन समुदाय की भी आबादी बढ़ नहीं रही है। जैन समुदाय, पारसी समुदाय, आप बताइए आर्थिक रूप से बेटर है कि नहीं? जो धर्मों की बात करूँ, आप धर्मों को यहीं पे डाल लीजिए। जो धर्म, जिस धर्म की आबादी धीरे धीरे यहाँ पहुंच गई है, यहाँ पहुंच गई है, वहाँ पे आबादी नियंत्रण अपने आप हो रहा है। और जो भी पीछे जिन धर्म के अनुयायी या जिन क्षेत्रों में, अगर किसी धर्म आधारित, किसी क्षेत्र आधारित ले लीजिए, वहाँ पर आबादी बढ़ गई। कितनी सी बात। कोई कह रहा बौद्ध कहाँ है, बौद्ध बच्चे कहाँ हैं, खत्म हो गए। किसी को ये खेल समझ में आ रहा है? सोच के देखिए, सोच के देखिए। हिंदू मुस्लिम यहीं कहीं पर है, हिंदू मुस्लिम यहीं कहीं पर है, और जिसकी आबादी पीछे आर्थिक और उसमें, वहाँ पे बच्चे ज्यादा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार अपना काम कम नहीं करेगी। सरकार अपना काम नहीं करेगी। कहाँ पर काम कम होना है? यहाँ पर निर्णय लेना है आपको कि आप नसबंदी कराएंगे कि नहीं कराएंगे, आप बर्थ कंट्रोल करेंगे कि नहीं करेंगे, आप बर्थ कंट्रोल करेंगे कि नहीं करेंगे। समझ में आया सभी लोग? तो मुझे बताइए, इसमें मेरे पास जो है मौसम का बिंदु नहीं आया। मतलब मौसम आप कह रहे हैं, बट ये सबसे वैज्ञानिक कार्य होगा, ये मेरा आया नहीं। मिल चाइल्ड, अब एक बात बताइए, अगर एक लेवल ऑफ शिक्षा आपके पास आ गई, आगे तो क्या लड़के लड़की में अंतर करते हैं? जो अभी भी बटा हुआ है जाति में, धर्म में, संप्रदाय में, जाति में, धर्म में, संप्रदाय में, जिसका ना आर्थिक विकास हुआ, ना सामाजिक विकास हुआ, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वहां पे आबादी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही?
एक गरीब हिंदू परिवार जहाँ पे आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं हुआ, वो गरीब हिंदू परिवार बच्चे को कैसा देखेगा? बच्चा वो कल कोई बच्चा पैदा होगा तो ये बच्चा मेरे लिए आर्थिक सहायता बनेगा। मोर चिल्ड्रन मींस मोर अर्निंग हैंड्स, ये माना जाता है ना, ज्यादा बच्चे मतलब ज्यादा कमाई। ये हिंदू भी यही मानेगा, गरीब हिंदू, मुस्लिम भी यही मानेगा। लेकिन ज्यादा कमाई के चक्कर में अगर उस बच्चे के पास रोजगार ही नहीं होगा तो बच्चा चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसने उसे आबादी बढ़ाई कि नहीं? यहाँ पर जब आप आ जाते हैं पारसी समुदाय, जैन समुदाय, जब आप देखते हैं कि यहाँ पर एक आर्थिक पार करने के बाद वहाँ पे अपनी आबादी पर खुद ही नियंत्रण हो जाता है कि हमारा जीवन कैसा है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मुझे बताइए, क्या जनसंख्या विस्फोट होगा? बिल्कुल होगा। क्या यूपी में होगा? बिल्कुल होगा। क्या बिहार में होगा? होगा। इस सबके साथ होगा। क्या केरल में विस्फोट हुआ? हुआ, खत्म हो चुका। केरल का विस्फोट दक्षिण भारत में यहाँ पे डालना चाहता हूँ, कई लोग कहेंगे सर एकदम डिजाइन कर दिया। दक्षिण भारत कुछ यहाँ पर है बच्चों, दक्षिण भारत यहाँ पर आ चुका है और उत्तर भारत अभी भी इस एक्सप्लोजन स्टेज में। जैसे पार हो जाएगा उत्तर भारत में भी हो जाएगा। परिवार को नियोजित होना होगा कुछ भी जैसा, तो मैंने कहा परिवार को नियोजित कब करेंगे? जब लड़की पढ़ी लिखी होगी, जब अपने पति को कहेगी भैया देखो 2 बच्चों से ज्यादा मुझे नहीं करने, 2 बच्चों से ज्यादा मुझे नहीं करने। तो ये हुआ आपका आबादी को लेकर जो सिद्धांत था। बाकी आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लिखना चाहें। मैंने आपको आंकड़ों के हिसाब से बताया क्या है आंकड़ा। 20% आबादी हम रोक सकते हैं कैसे? अपने स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर करके। हेल्थ केयर मैं बता दूं, दक्षिण भारत में स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर है। उसके बाद मैं बताया 20% परिवार नियोजन के तरीके। परिवार नियोजन के जो तरीके हैं उनको उपलब्ध कराया जाए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स उपलब्ध कराएं, 20 हो गया। और 60% जो है हमारी, ये हमारा एज सेक्स कंपोजिशन ऐसा है, आयु लिंग संरचना ऐसी है कि भाई ये हमारे रिप्रोडक्टिव ग्रुप में है, ये तो पैदा होंगे ही होंगे। इनको अगर यहाँ नियंत्रण करना है तो यहाँ का एक ही इलाज है, इनको धर्मों में मत बांटिए, इनको जाति में मत बांटिए, इनको डराइए धमकाइए नहीं, इनको डराइएगा नहीं धमकाइएगा नहीं। इनके लिए क्या करना है? इनके लिए फिर से आर्थिक विकास करिए, इनको आर्थिक अवसर दीजिए ताकि बेहतर हो सके। इसी के बाद सामाजिक कुरीतियों को दूर करिए। सामाजिक कुरीति जैसे हमने कहा कि बाल विवाह करना है, सारी चीजें अगर हम ला सकते हैं तो बेहतर हो सकता है। सामाजिक कुरीति किसी ने कहा सास की वजह से, क्यों होगा भाई? सास की वजह से बच्चे आपने पैदा करने, सास कैसे पैदा कर दी? मनीषा जी ये क्या पूछ रही हो? अरे यार लगे हुए आपस में, ठीक है। तो 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे हैं, उसको तीसरे बच्चे की नागरिकता नहीं देनी चाहिए। बेटे सब कहने की बात है प्रीति गुप्ता की, मैंने बताया ना आपको, ये बेडरूम में घुसने की बात है। बेडरूम में घुस के अगर तेरा तीसरा हुआ तो जो है नागरिकता नहीं मिलेगी, पूरा सरकार हटाओगे, ठीक है। तो 4th स्टेज में क्या होता है बताइए ना? 4th स्टेज बता रहा हूँ ना, कुछ और बता रहा हूँ। यहाँ तो बैठ के बच्चे पूछ रहे हैं सर आपके कितने बच्चे हैं? तो मैंने कहा ना ये मौसम वाले हैं, फिर आपको बताएंगे 4 टीचर बता गए हैं। और आप सीखे क्या हो इससे? आप यही सीखे हो मौसम पे बच्चे डिपेंड करते हैं, धर्म पे डिपेंड करते हैं, एंटरटेनमेंट पे डिपेंड करते हैं। क्या कर रहे हो? एंटरटेनमेंट कर रहे हो, आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो। और मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आंकड़े ये बताते हैं कि ये चीजें अगर की जाए तो सच में अंतर आ जाएगा, सच में अंतर आ जाएगा। शिक्षा दीजिए, रोजगार दीजिए, समझ दीजिए, खासकर नारी को शिक्षा दीजिए, बहुत समझ में आएगा। ये नारी सोचिए, नारी शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पे, बहुत सी लड़कियां मुझे सुन रही हैं, कल को वो परिवार का नियंत्रण कर सकती हैं। वो लड़कियां क्या पूछे सर आपके कितने बच्चे हैं? अब ये भी नहीं पता उसकी क्या उम्र है, वो जो लड़की है और कब उसका विवाह हो जाएगा, वो कितना बैटिंग चलने वाली है। तो और मुझे भी पता नहीं किनसे बात कर रहा हूँ, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से बात कर रहा हूँ। राजस्थान से चलूंगा और बिहार तक आऊंगा, मैं तो पूरी बैटिंग लड़के भी लड़कियां भी। इसलिए बता रहा हूँ मेरा दायित्व है मौसम पे ना जाना। बच्चा पैदा करना हो तो अस्पताल में जाना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कहा जाता है इसे। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब अस्पतालों में बच्चों को पैदा किया जाए। हमारे यहाँ उत्तर भारत में बहुत सी भी दाई भी होगी, दाई बच्चे पैदा कर रही है तो कई बार वो ट्रेन भी नहीं होती, बच्चे की भी जान को खतरा, बच्चे की भी जान को खतरा, और उसके बाद आगे की बात नहीं होती। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से जाकर मिले, प्लीज कर लेना, नहीं तो पूछ रहे सचिन सर के कितने बच्चे हैं, ठीक है। सो फिर वही वाली बात है, आर्थिक सामाजिक विकास करें, एक समझ बताएं। और लड़की जितनी ज्यादा पढ़ेगी, जितनी ज्यादा समृद्ध होगी, वो अपनी सोच बिल्कुल कर सकती है, विश्वास करिए, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। बाकी तो मौसमी बच्चे पैदा हुए हैं, वो होते रहेंगे जब तक उत्तर भारत में यही वाली तरह चलती रहेगी कि भाई मौसम के हिसाब से। देखो बरसात में पकौड़े और इस मौसम में बच्चे, ये वाले पता नहीं कौन छात्र हैं, ये कौन शिक्षक हैं जो मिलकर समोसे के हिसाब से बच्चे पैदा करें, घातक है भाई। ये यही दिखाता है कि समोसे के हिसाब से बच्चे पैदा करने की अगर मान्यता कहीं पर है तो यानी उस वर्ग का ना तो आर्थिक विकास हुआ ना सामाजिक सोच का विकास हुआ। बस ये है कि नोट्स में लिखा था सर, इसलिए आपको बता दिया सर मौसम से बच्चे पैदा होते हैं। बिल्कुल होते होंगे भैया, बिल्कुल होते होंगे। मैंने मौसम सोच के बच्चा पैदा नहीं किया था, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़े। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सचिन सर ने कह दिया अब मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी बच्चा नहीं पैदा करूँ। भैया बच्चा आपके जीवन का एक निर्णय है। हाँ ये जरूर है कि बच्चे उस हिसाब से होने चाहिए जितना आप जो है आपके पास क्षमता हो। बच्चे का जीवन जो है कल इसमें क्या फायदा, ठीक है। तो ये हुआ पहली चीज। दूसरी चीज आ गई, अब हमारी आएगी वृद्धि दर। तो वृद्धि दर, ग्रोथ रेट, ये भी पूछता है। तो भारत की वृद्धि दर जो मैंने आपसे कहा, मैं आपको सबको बताना चाहता हूं बच्चों, अब मैं बार-बार बनाना चाहूंगा क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है। तो बच्चों यहां तक तो वृद्धि दर ज्यादा ही रहती है। भारत यहां आ गया बच्चों, भारत यहां कहीं पर है, तो भारत की वृद्धि दर कम हो रही है। भारत की वृद्धि दर कम हो रही है, ठीक है। मैं बताना चाहता हूं कि 1991 से 2001 तक ये 21.5% की दशकीय वृद्धि दर पे बढ़ रहा था भारत। टिकेटल ग्रोथ रेट, टिकेटल ग्रोथ ये थी। लेकिन 2001 से 2011 में ये घटकर 17.7% हो गई। अब देखिए कम हुई है, ये कम हुई है। और 2021 पता नहीं चला, लेकिन निश्चित रूप से कम ही होती जा रही है। एक और चीज देना चाहता हूं, पूरे विश्व में कम हो रही है, लेकिन कुछ क्षेत्र है जहां पर अभी भी ज्यादा है। जैसे अफ्रीका में अभी भी ज्यादा है, अफ्रीका में अभी भी ज्यादा है, ठीक है। पूरे विश्व में कम हो रही है, भारत में भी कम हो रही है, लेकिन भारत में इसका ध्यान दीजिएगा, अभी भी उत्तर भारत में अधिक है और दक्षिण भारत में ये कम हो चुकी है। तो यहाँ पर एक सक्सेस स्टोरी है, जैसे मैंने कहा कि वहां पर वृद्धि दर भी कम हो गई, तो वहां आबादी भी कम हो रही है। और खासकर इसमें हमेशा देश की सबसे कम वृद्धि दर वाला जो राज्य है वो केरला है, कुछ लगभग 5% के करीब। और सबसे अधिक वाला जो है वृद्धि दर का वो बड़ा राज्य जो है वो बिहार है, 25%, जो मैंने आपको कहा। फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको आंकड़े अब बहुत काम नहीं आएंगे, बट आपको ये ट्रेंड जरूर समझ में आना चाहिए ताकि आप इसे समझ सकें, क्योंकि आंकड़े तो हट चुके हैं।
ग्रोथ रेट, बच्चों ये आपको चित्र में दिखा रहा हूं, देखिए जितना भी लाल है, लाल का मतलब यहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा थी। कहां पर? पूरा का पूरा राजस्थान से चलिए, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर लाल थी। लाल मतलब 25 से ऊपर। अब आप देखिएगा यहाँ पर लाल कम हो गया कि नहीं? बिहार लाल रह गया, बस बिहार लाल रह गया। इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे हमारी डिकेडल ग्रोथ रेट क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। आंकड़े फिर आपको बताया, आंकड़ों को आपको अब याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंकड़े बदल जाएंगे। अमंग्स मेजर स्टेट्स बिहार की सबसे ज्यादा थी, जो मैंने आपको लिखवाया, और सबसे और ये जो हमने कहा कि 17.7 हो गई है, ये जो हुआ करती थी ये कम भी हो गई। ठीक है, ये भी हमने लिख लिया है। ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट के बारे में कुछ और मैं बता दूं इसमें, अभी हाल ही में हमें पता चला है कि ग्रोथ रेट जो है हमारी वो और भी कम हुई है। जैसे कि मैंने कहा ना, हमारे पास सेंसस ही नहीं हुआ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बता रहा है हमें कि हमारी धीरे धीरे जो है जो प्रजनन दर है, TFR, ये कहीं पर लिखेंगे, TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब ये 2.1 हो जाता है, इसको कहा जाता है संतुलन आबादी, रिप्लेसमेंट लेवल पॉपुलेशन। पहले बता दूं प्रजनन कुल प्रजनन दर का क्या होता है? एक महिला का औसत प्रजनन, एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को पैदा करेगी, उसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। और अगर एक महिला 2.1 बच्चों को पैदा करे, निश्चित रूप से आपको पॉइंट 1 क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे शरारती तत्व उसके लिए भी है। पॉइंट 1 मतलब औसत की बात की गई। अगर एक महिला 2 बच्चों को पैदा करे, 2 से 1.1 हमने एवरेज ये माना गया कि अगर ये हो गया तो इसका मतलब देश की आबादी बढ़ेगी नहीं, देश की आबादी बढ़ेगी नहीं, कुल प्रजनन दर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा लास्ट सेंसस था, लास्ट सेंसस में जो हमारी TFR थी, वो कुछ 2.2 थी। 2011 के सेंसस में TFR, जो भारत की TFR थी, वो कुछ 2.2 2.3 थी। लेकिन अभी जो आंकड़े आ रहे हैं 2023 के आसपास के आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि भारत का TFR 2.0 आ गया। जल्दी से बताइए, अगर ये बात सच है, जो कि अभी सेंसस नहीं हुआ, तो इस सच का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मुझे हमारी सर, यदि मैं IAS बनने के बाद आबादी कम करने के लिए प्रयास करने जाऊं और गांव की महिलाओं को कैसे समझाऊं, तो निरक्षर होती हैं। मुझे हमारी, इसीलिए अभी आपको IAS बनने का मौका नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए आपको मौका दिया जा रहा है कि पढ़ लो, है ना? क्योंकि आपको लगता है कि पढ़ी लिखी महिला को बताया जा सकता है कि आपके परिवार को अगर छोटा होगा तो आपकी समृद्धि आएगी। आपको लगता है अनपढ़ महिलाओं को समझ नहीं होती, अनपढ़ महिलाएं अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती हैं। आप IAS भी बन जाएंगे और आप उनको समझा भी नहीं पाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति को क्यों IAS बनाएंगे? सभी लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इसका मतलब आने वाले भविष्य में भारत की आबादी स्थिरता की तरफ चली गई है। तो कोई ऐसी बात नहीं है जो लोग डर रहे हैं कि अचानक जो है हो जाएगा। तो पिछला मोमेंटम है ना, पिछली आबादी चली आ रही है, लेकिन अब भारत की जनसंख्या ऐसा आ गया कि पहले स्थिरता की तरफ आएगी और स्थिरता के बाद जो चाइना में शुरू हो गया है कम होनी शुरू हो जाएगी। समझ में? ये कहां पे ऑलरेडी कम होनी शुरू हो गई है, दक्षिण भारत में स्थिरता और कम होने लगी है, उत्तर भारत में स्थिरता की तरफ जा रही है। तो ये मैं आप लोगों को सूचना देना चाहता हूं कि अलार्म होना बंद करें। इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि जो हमारी ग्रोथ रेट है वो भी कम होने लगी है और हमारा डेटा ये चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि भारत ने बहुत विकास किया है, भारत में इसके प्रति चेतना भी जागी है, सभी वर्गों में, सभी धर्मों में, सब जगह पर जागी है और धीरे धीरे आबादी पर नियंत्रण आ रहा है। सिर्फ एक गड़बड़ हुई बच्चों, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप ध्यान दें, ये है ना बच्चों, ये इसको कहते हैं विस्कोट का स्टेज। आपको बताऊं, यूरोप ने ये स्टेज 30 वर्ष में पार कर लिया। यूरोप ने ये स्टेज 30 वर्ष में पार कर लिया। केरल ने ये स्टेज 40 वर्ष में पार कर लिया और भारत इस स्टेज में लगभग 100 वर्ष से है। समझ रहे समस्या क्या है? विकसित देशों ने इस स्टेज को बहुत जल्दी पार कर लिया, 30 वर्ष में पार कर लिया। तो जितनी आबादी बढ़ी 30 साल तक बढ़ी। दक्षिण भारत ने 40 साल में खत्म कर दिया। ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ हम 100 साल ले गए और भारत अभी भी इसके बाहर नहीं आया। भारत इसके बाहर नहीं आया है, तो भारत इसके बाहर आ रहा है। TFR अब हमारी 2 के नीचे आ गई है, तो हमें लगता है कि हम 2040 या 45 के आसपास स्थिर हो जाएंगे। अब जो इस तरह से रॉकेट से बढ़े जा रहे हैं, रन रेट बहुत ज्यादा थी, अब वो रन रेट ऐसे होने लगी। बाकी आपने जो समझ में आया एग्जाम में लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दर के बारे में बताया और दर के घटने के बारे में बताया। आपको मौसम लिखना है, मौसम खूब मजे से बताइएगा, कौन से मौसम में होता है, फागुन में होता है, सावन में होता है, भादों में होता है, जिसमें करना है कर लीजिए। ठीक है, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, जिस मर्जी में पैदा करना कर लेना। मैंने आपको एक वैज्ञानिक आधार जरूर दिया। ये कुछ चीजें हैं, जैसे जैसे हमारे यहाँ आर्थिक सामाजिक विकास होगा, ये जो प्रजनन दर है, पति पत्नी में बात होगी, ये कम होने लगेगी। इसके लिए हमें स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी करनी होगी। बहुत जगह पर उसकी कमी मुझे दिखाई देती है। मुझे ये भी लगता है कॉन्ट्रासेप्टिव से बात करना, गर्भ निरोधक पे बात करना, माँ बाप से या समाज में या केमिस्ट के पास, ये बड़ी चुनौती है, ये हट जानी चाहिए। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब इसकी बात होती है तो हमने कई लोगों को देखा कि ये तो स्कूलों में ये सब क्या सिखा रहे हैं। जरूरी है चाचा स्कूल में ही सिखा दिया जाए, नहीं तो शर्म के मारे केमिस्ट के पास भी जा रहा होता। तो केमिस्ट के पास मैं एक बार, मुझे याद है, मैं केमिस्ट के पास गया और मैं कुछ ले रहा था। अचानक कोई व्यक्ति आए और केमिस्ट भी असहज हो गया, व्यक्ति भी असहज हो गया और इतने असहज कि वो दिखने लगे। तो अचानक वो केमिस्ट कोने में गया, फिर कुछ ऐसे अपने पूरे शरीर से चिपका के काली पन्नी में कुछ रखा, कॉन्डम था यार। अगर आप केमिस्ट से जाके कॉन्डम नहीं ले सकते तो कहाँ जनसंख्या वो कम होगी? वो केमिस्ट भी शर्मा रहे देते हुए, अरे गुनाह थोड़ी कर रहा भाई, सब लोगों को दिखना चाहिए कि ये कॉन्डम लेकर जा रहे हैं। भाई जरूरी है, ये सारी चीजें शिक्षा से आएंगी। अनमेट नीड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस मेल में भी होनी चाहिए, फीमेल में भी होनी चाहिए। और जितनी ज्यादा बर्थ हॉस्पिटल्स में होगी, डॉक्टर से परामर्श भी लिया जाए। इट हैज टू बी कंट्रोल्ड। ये 2 हो गए। और तीसरा बच्चों में आपसे बात कर रहा हूँ, आप और मैं किसमें है? रिप्रोडक्टिव ब्रैकेट में। हमें ये डिसीजन लेना होगा कि हमारी फैमिली का साइज कैसा होगा। हम मौसम के चक्कर में ना आए कि क्लास में पता चला इस मौसम में तो पकौड़े, इस मौसम में बच्चे। ऐसा कोई मौसम नहीं, ऐसा कोई मौसम नहीं। मेरे माँ बाप का बहुत ज्यादा चिंता थी कि मेरा एक ही बच्चा है, वो बेचारा अकेला होगा। मैंने कहा अकेला क्यों होगा, हम लोग हैं, दादा दादी और क्या चाहिए? नहीं, फिर भी अकेला बच्चा है। हमने कहा अकेला क्या, नहीं परिवार पूरा नहीं हुआ, हमें पूरा लगता है वो परिवार। ये बात सुनते सुनते 14 साल हो गए, वो बच्चा भी बड़ा हो गया, 14 साल का, ऐसी कोई कमी नहीं, ऐसी कोई कमी नहीं। तो घर में ऐसा होता है, अरे एक ही बच्चा, कुछ और करो, अकेला है, फिर एक बच्चा, पहला बच्चा दादा दादी का होता है। क्यों होता भाई? दादा दादी का क्यों होता? मेरा बच्चा मैंने पैदा किया, बहुत मेहनत कर ली, उतना ही है। तो समझदारी कहाँ पर है? आप और मैं रिप्रोडक्टिव ब्रैकेट में है। उस ब्रैकेट में हमें ये समझना होगा कि एक बच्चा या 2 बच्चा, अपनी हैसियत के हिसाब से, जितनी मेरी क्षमता है उस हिसाब से बच्चे का जीवन मेरा दायित्व होता है। बच्चा मेरे लिए खेलने की चीज नहीं है, जो लोगों ने कहा एंटरटेनमेंट। समझिएगा, आपके बचपन में कई चीजें ऐसी हुई होंगी दुर्भाग्यवश, जिनके लिए आप बहुत लोगों को दोषी मानते हैं। आप खेलने की चीज नहीं है, उसी तरह से बच्चा खेलने की चीज नहीं है। एंटरटेनमेंट क्लास में बहुत मजा आता है, आपने ताली भी बजाई होगी सुन के, हाँ 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 एंटरटेनमेंट में बच्चे पैदा होते हैं। किए कभी तुमने?
क्लास में मजा आता है ऐसी बातों को सुनने में, ठीक है। एंटरटेनमेंट से ज़्यादा बच्चा दायित्व है। बच्चा एक बहुत बड़ा अवसर भी है, जो गलतियाँ मेरे जीवन में हुई उस बच्चे के जीवन में ना हो। वो सोच के आपको एक बच्चा पैदा करना, एक करिए, दो करने, दो करिए, तीन करने, तीन करिए, अपनी क्षमता के हिसाब से करिए। और इसलिए नहीं कि मैसेज आया आपका धर्म संकट में है, कम से कम 4 करो, तुमसे नहीं होता हमें मौका दो, वो मैसेज और वो ग्रुप छोड़ दो अगर ऐसा चल रहा है। वो एंटी नेशनल हो रहे थे, इसके खिलाफ चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना खूब ख्याल रखें, अपने नागरिक कर्तव्यों का भी निर्वहन करें। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी और लॉन्जेविटी, ये 4 चीजें, लिंग अनुपात, शिक्षा और आयु सीमा, इस पर कल बात करेंगे। और किसी ने कहा सर वो ऊर्जा संसाधन बचे हुए, तो बच्चों के आपके बाद आया था, तो मैंने कहा आज कुछ नया टॉपिक